हेलो फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट दिसंबर 2024 का एग्जाम देने जा रहे हो तो आप सभी के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। सीटेट ईवीएस महावैराधन क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन है। क्वेश्चन के साथ साथ एनसीईआरटी का पेज मैंने ऐड किया है। इससे क्या होगा कि क्वेश्चन तो आपका तैयार होगा ही होगा, साथ ही जो एनसीईआरटी है, अगर आपने दोस्तों अभी तक जो है सीटेट में एग्जाम के लिए, जैसा कि आपका जो एग्जाम है 14 दिसंबर को, अगर आपने उसके लिए कुछ भी अगर नहीं पढ़ा है तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो 30 नंबर का ईवीएस है उसमें अगर आप देखेंगे तो 15 नंबर जो आपके कंटेंट के क्वेश्चन होते हैं सीधा एनसीईआरटी से पूछा जाता है, और जो 15 नंबर की पेडागोजी है वो भी, जो अगर आप देखेंगे इससे पहले का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने सॉल्व भी करवाया है, उन क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो जो पेडागोजी है उसके ऑप्शन में भी जो एनसीईआरटी का पेज ऐड किया गया है। तो इसके साथ क्वेश्चन के साथ साथ आपकी जो पूरी एनसीईआरटी है ना वो कवर हो जाएगी। तो अगर आपने अभी तक एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ा होगा तो अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इतना ये क्लास पूरा ले लेंगे दोस्तों, पूरी एनसीईआरटी आपकी कवर हो जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन करने पे खुद ही अंदाजा हो जाएगा। आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, मैंने पूरी एनसीईआरटी और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसको कवर करने की कोशिश की है। तो आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो या फिर टेलीग्राम ग्रुप हो या फिर फेसबुक ग्रुप पर, जहां जहां आप कर सकते हैं आप लोग प्लीज रिक्वेस्ट है कर दीजिए। और जितने भी इस क्लास को ले रहे हैं आप लोग प्लीज दोस्तों चैनल को, विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। और दोस्तों आपसे बता दूं पहले कि आप लोग क्वेश्चन नंबर पे मत जाइएगा, क्योंकि मैंने 10-10 क्वेश्चन का जो है सेट बनाया था, तो 10 क्वेश्चन तक आपको दिखेगा, फिर उसके बाद फिर से फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से दिखेगा। तो क्वेश्चन नंबर पर आप लोग बिल्कुल मत जाइएगा, सिर्फ आप क्वेश्चन देखिएगा कि किस तरह के क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी में जो उसकी लाइन है उस पर आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिए, बहुत बारीकी से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वही लाइन जो है आपके जो क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट में ईवीएस में, वही लाइन जो है उसमें मेंशन ऑप्शन में कर दी जाती है। उसमें से पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, इनमें से कौन सी विशेषताएं नहीं है। जब आप उसे अच्छे से पढ़े रहेंगे, आपको पूरी जानकारी होगी, तभी आप उसे कर पाएंगे। फिलहाल हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। आप लोग जब क्वेश्चन देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। बरगद के पेड़ की लटकन क्या है? आप लोग भी अपने आंसर करते रहिएगा। ऑप्शन ए में दिया गया जड़, बी है टहनी, सी है ए बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो बरगद के पेड़ की लटकन क्या है? वो जड़ है या फिर टहनी है या फिर दोनों है? तो दोस्तों जो बरगद के पेड़ की लटकन है ना वो जड़ है। तो ए वाला जो ऑप्शन है इसमें ये करेक्ट हो जाएगा, यानी जड़। अब यहाँ पे आप एनसीईआरटी का पेज देख सकते हैं कि एनसीईआरटी में क्या मेंशन किया गया है। और सुनो एक मजेदार बात, बरगद के पेड़ की लटकन जिस पर अब्दुल्ला और तुम्हारे जैसे बच्चे झूला झूलते हैं, असल में इसकी जड़ें हैं। देख सकते हैं एकदम साफ लिखा गया है, असल में इसकी जड़ें हैं। तो क्या है, बरगद की जो पेड़ की जो लटकन है ना वो जड़ें हैं। आप कहीं उसको जो है टहनिया या कुछ इस तरह से ऑप्शन में ना करके चले आए, इस वजह से आप ध्यान दीजिएगा। बरगद की जो पेड़ की लटकन है वो क्या है? वो जड़ है। और यहाँ पे देख सकते हैं रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है दोस्तों। रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए है मेघालय, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है इंडोनेशिया, डी है अबू धाबी। तो रेगिस्तानी ओक जो है ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे फिर कर रही हूँ, और यहाँ पे एक एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। फिलहाल जो बार बार कई बार पूछा गया है उस पर मैं ज्यादा जोर दे रही हूँ कि हाँ ये कई बार पूछा गया है। अब यहाँ पे एनसीईआरटी की जो लाइन है आप लोग देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम है रेगिस्तानी ओक। इसकी ऊंचाई तुम्हारे क्लास की दीवार के, अब देखिए अगर रेगिस्तानी ओक से क्वेश्चन करेगा ना तो इसकी लाइन ऑप्शन में मेंशन कर देगा। तो ये आपका एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पहली बात जो है, ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम है रेगिस्तानी ओक। इसकी ऊंचाई तुम्हारे क्लास की दीवार के लगभग होती है और पत्तियां बहुत ही कम है। तो ये इस तरह का जो क्लास की दीवार के लगभग होती है ना, ये आपके ऑप्शन में दिया भी है। तो आप लोग एक एक लाइन पर ध्यान दीजिएगा, अंदाजा लगाओ इसके जड़ें जमीन में कितनी गहरी जाती होंगी। सोचो यदि ऐसे 30 पेड़ जमीन पर लाइन से लिटा दिए जाएं, उस लंबाई तक जमीन में गहरी जाती हैं इस पेड़ की जड़ें, जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। ये पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। इस इलाके में रहने वाले लोग ये बात जानते थे जब भी। अब यहाँ पे जो है ना इसकी लाइन रेगिस्तानी ओक से रिलेटेड अगर ये क्वेश्चन किया है तो यहाँ पे इसकी जो एक एक लाइन है वो ऑप्शन में मेंशन कर देगा। तो अगर आप इसकी पूरी जानकारी लिए रहेंगे तभी जो है आप उस ऑप्शन को करेक्ट कर पाएंगे। उसमें या तो पूछ देगा, 4 ऑप्शन देगा कि इसमें से कौन सी इसकी विशेषताएं, एक कोई अलग दे देगा, 4 देगा, 3 में 3 दे देगा इसकी विशेषताएं, एक अलग दे देगा, या फिर बोलेगा कि इसमें से कौन सी विशेषताएं नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन उसको उल्टा कर देगा। तो आपको ये जानकारी होगी तो आपका जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं।
निम्नलिखित में कहाँ पर पेट्रोल पानी से सस्ता है, ये भी क्वेश्चन किया गया है। आपका ऑनलाइन जो एग्जाम हुआ था 2 बार हुआ, जो 23 शिफ्टों में 24 शिफ्टों में, उसमें भी ये क्वेश्चन किया गया था। ऑप्शन ए दिया गया राजस्थान, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है मेघालय, डी है अबू धाबी। तो कहाँ पर पेट्रोल पानी से सस्ता है, तो अबू धाबी में है। तो इसका जो ऑप्शन डी है ये करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप एनसीईआरटी का पेज भी देख सकते हैं। बारिश कैसी होती है, ये बात तो शांता और शशि भूल ही गए। वैसे भी रेगिस्तान में बारिश नहीं होती, वहां पानी सचमुच बहुत कीमती है। वहां न बारिश है, न ही नदियां, न झील है और न ही तालाब। जमीन के नीचे भी वहां पानी नहीं है। चिटपन ने कहा, शशि ने बीच में कहा, लेकिन वहां रेतीली जमीन के नीचे तेल होता है, इसलिए तो वहां पेट्रोल आसानी से मिल जाता है। वहां पेट्रोल पानी से सस्ता है। ठीक है, कहाँ पे, अबू धाबी की बात की गई है, तो उसमें अबू धाबी जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लौंग मसाला क्या है। ये भी क्वेश्चन आपसे बहुत बार किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये क्या है, कली है या फिर फूल है या फिर फल है या फिर बीज है। तो लौंग मसाला क्या है, ये है कली। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये जो है इसमें एनसीईआरटी में एक पोएम है और इसमें मसालों से रिलेटेड है। हल्दी है, अदरक है, जीरा है, सौंफ है, इन सब से रिलेटेड है। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो में अलग से जो है जितने भी मसालों के नेम हैं वहाँ पे उसको अलग से दिया है। अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, 8 से 10 मिनट की होगी। उससे एक क्वेश्चन आपका बन जाता है, तो अगर आप चाहें तो उसको अलग से देख सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल देख पा रहे होंगे इससे रिलेटेड, कील जैसी दिखती हूँ पर मैं एक कली हूँ, चॉकलेटी भूरे रंग की तेज खुशबू वाली हूँ, जब दर्द होता दांत में तब मुझे रखते दांत में, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं लौंग है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया असम, बी है केरल, सी है कर्नाटक, डी है मेघालय। तो मसालों का जो बगीचा है वो किस राज्य को कहते हैं, वो केरल को कहते हैं। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों प्लीज रिक्वेस्ट है, जितने भी आप लोग क्लास ले रहे हैं प्लीज विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, मैं हूँ कुट्टन, मैं केरल में रहता हूँ, मेरे घर के आंगन में मसालों का बगीचा है, वहां मैं तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च आदि को उगते देखता हूँ। तो अगर चाहे इससे रिलेटेड कुछ भी बात कर ले, तेज पत्ते की बात कर ले, छोटी इलायची की बात कर ले, बड़ी इलायची की, काली मिर्च, तो वो केरल आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देख पा रहे, फौजी वहीदा कहाँ से है। ऑप्शन ए में दिया गया जम्मू कश्मीर, बी है केरल, सी है कर्नाटक, डी है बिहार। ये भी क्वेश्चन किया गया है। तो फौजी वहीदा जो है वो कहाँ से है, वो जम्मू कश्मीर से है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चील बाज गिद्ध हमसे कितने गुना ज्यादा दूर से चीजों को देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपसे रिपीट हुआ है। तो ये चील बाज गिद्ध जो है हमसे कितने गुना ज्यादा दूर से चीजों को देख सकते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया 2 गुना, बी है 4 गुना, सी है 6 गुना, डी है 8 गुना। तो चील बाज गिद्ध हमसे कितने गुना ज्यादा दूर से चीजों को देख सकता है, तो ये हो जाएगा आपका 4 गुना। बी वाला जो ऑप्शन है 4 गुना, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी यही जो है इसकी जगह बाघ बोल दे कि बाघ जो है हमसे कितना गुना देख सकता है, तो वो जो है 6 गुना हो जाएगा। ठीक है, बाघ की जहां बात आएगी वो 6 गुना हो जाएगा और चील बाज गिद्ध की अगर बात करें तो यहाँ पे 4 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे आप डिफरेंस याद रखिएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं एनसीईआरटी की जो लाइन है, चील बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज्यादा दूर से देख पाते हैं। जो चीज हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है वो चीज ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। तो ये एनसीईआरटी की लाइन है, आप देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, रात में जागने वाले जानवर हर चीज को कैसे देखते हैं। ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। फर्स्ट है ए ऑप्शन दिया गया लाल हरा, बी है हरा काला, सी है काला सफेद, डी है काला। तो रात में जागने वाले जो जानवर है वो हर चीज को कैसे देखते हैं, वो काला और सफेद देखते हैं। तो सी वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पे देख सकते हैं, आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काली ही देखते हैं। तो ये एनसीईआरटी की लाइन है, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, असलात कितने घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर मस्ती से सोते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं पहले भी बोल रही हूँ कि दोस्तों किसी एक क्वेश्चन को कहना ठीक नहीं है कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और असलात से आपका एक क्वेश्चन बनता ही है। ये कहें कि सीटेट का फेवरेट टॉपिक है, तो असलात से आपको एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाता है। तो ये कितने घंटे जो है
पेड़ों से उल्टा लटक कर सोता है, मस्ती से सोता है। और अभी इसके बारे में पूरा जानकारी आप ले सकते हैं। ए है 12 घंटे, बी है 15 घंटे, सी है 17 घंटे, डी है 19 घंटे। तो अस्लात जो है ये पेड़ों से उल्टे लटक कर पूरी मस्ती से सोता है और 17 घंटे सोता है। तो इसकी जो टाइमिंग है 17 घंटे, सी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। अभी एनसीईआरटी में जो इसकी लाइन दी गई है आप लोग उससे भी देख सकते हैं। अस्लात का जीवन काल कितना होता है, तो इसका जीवन काल जो होता है दोस्तों 40 वर्ष का होता है। तो लगभग 40 वर्ष, सी वाला जो ऑप्शन देख पा रहे होंगे ये जो है करेक्ट हो जाएगा। 30 वर्ष दिया है, 35 वर्ष, 40 वर्ष या फिर 50 वर्ष। तो इसका जो जीवन काल है वो 40 वर्ष का होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है आपका अस्लात। ये अस्लात है, बहुत ही आलसी जो है जानवर है। यहाँ पे देख सकते हैं ये भालू जैसा दिखता है। यही जो है एक एक पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ऑप्शन में आपसे ये मेंशन कर देगा कि ये भालू जैसा दिखता है, या फिर लिख देगा यहाँ पे ये बंदर जैसा दिखता है। तो नहीं, ये भालू जैसा दिखता है पर भालू नहीं है। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं। ठीक है, 17 घंटे जो है ये उल्टे लटक कर सोते हैं और जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर सोते हैं। और जब तक जो है उस पेड़ के पत्ते को खत्म नहीं कर लेते हैं वो दूसरे पेड़ पर जाते ही नहीं है। तो बहुत ही आलसी टाइप का जानवर है, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से जो है 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। तो आप देख सकते हैं इनका जो जीवन काल है ना वो 40 वर्ष है, और इस 40 वर्ष में ये जो है सिर्फ 8 पेड़ों पर जो है घूमने की तकलीफ उठाते हैं। इतने जो आलसी हैं, ये सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। तो अस्लात से रिलेटेड आपका अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। ये जितना इसमें पॉइंट दिया गया है ना इससे बाहर जाने वाला नहीं है। तो बस अगर आप इतना समझ लेंगे तो आपका 1 से 2 नंबर यहाँ से कंफर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अस्लात अपने पूरे जीवन में कितने पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाता है। तो अभी आपने पढ़ा कि 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाता है। जो इसका जीवन काल होता है वो 40 वर्ष का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पे उससे रिलेटेड जो मैंने अभी पूरा डिटेल बताया आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है गाय एक दिन में कितने घंटे सोती है। तो ये एनसीईआरटी में है दोस्तों, और ये क्वेश्चन आपसे पूछे भी गए हैं कि गाय जो है एक दिन में कितने घंटे सोती है, अजगर कितने घंटे सोता है, जिराफ है, बिल्ली है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है पूछा भी गया है, एनसीईआरटी में मेंशन भी है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिया है। तो गाय जो है एक दिन में कितने घंटे सोती है दोस्तों, तो ये जो है 4 घंटे सोती है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभी हम लोग एनसीईआरटी का पेज भी देखेंगे। अजगर एक दिन में कितने घंटे सोता है, तो अजगर जो है एक दिन में 18 घंटे सोता है। तो ऑप्शन सी में आप देख सकते हैं 18 घंटा, ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, जिराफ एक दिन में कितने घंटे सोता है। तो जिराफ जो है एक दिन में ये कम सोता है, तो एक दिन में ये सिर्फ 2 घंटे ही सोता है। तो ए वाला ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, ये जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिल्ली एक दिन में कितने घंटे सोती है। तो बिल्ली जो है एक दिन में 12 घंटे सोती है। तो ऑप्शन डी में आप देख सकते हैं 12 घंटा दिया गया है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे एनसीईआरटी का जो पेज है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे टाइमिंग देख सकते हैं दोस्तों, ये आपका 24 घंटे दिया गया है, जिसमें से 6 घंटा आपका ये 2-2 घंटे का है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, इस चीज़ से अभी समझिएगा, ये आपका 6 घंटे है, आपका ये 12 घंटा है। यहाँ पे देख सकते हैं ये 18 घंटे, ये आपका 24 घंटा। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन किया गया है यहाँ पे देख सकते हैं ये गाय है। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपका यहाँ पे 6 है, यहाँ 12 है, यहाँ 18 है, ये आपका 24, 2-2 घंटे का है ये आपका। तो आप गाय को देखेंगे यहाँ पे कितना घंटा सोती है, ये 4 घंटे सोती है। अजगर आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे 18 घंटे, और ये जिराफ है, जिराफ 2 घंटे सोता है, और बिल्ली जो है यहाँ पे 12 घंटे सोती है। तो ये एनसीईआरटी में मेंशन है। और जानवरों के सोने और जगने के समय 24 घंटे की घड़ी में बताकर बच्चे तिहाई, चौथाई आदि समझ का भी उपयोग करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी, ये क्वेश्चन जो है पूछा भी गया है और एनसीईआरटी में मेंशन भी है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए ले लिया है। अगला जो है क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, बाघ अंधेरे में हमसे कितना गुना बेहतर देख सकता है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि चील, बाज, गिद्ध और इस तरह से क्वेश्चन करे तो वो 4 गुना होगा। अगर बाघ के बारे में पूछे तो फिर वो 6 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे बाघ अंधेरे में हमसे कितना गुना बेहतर देख सकते हैं, तो 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। ऑप्शन सी वाला जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया बाघ का गुर्राना कितने किलोमीटर तक सुना जा सकता है। तो बाघ का गुर्राना जो है ये 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। तो ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। आप लोग भी अपने आंसर करते हुए चलिएगा। यहाँ पे आप एनसीईआरटी के जो पेज है देख सकते हैं, बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। ठीक है, तो बाघ की अगर बात करें तो 6 गुना होगा। अगर जहाँ चील, बाज, गिद्ध की बात करें तो वहाँ पे 4 गुना होगा। यहाँ पे डिफरेंस याद रखिएगा, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज यहाँ पे हो जाते हैं।
अब यहाँ पे बाघ से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है। गुस्से में अलग आवाज और बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज, कभी कराहना हो तो कभी गुर्राना। बाघ का गुर्राना जो है देख सकते हैं 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ जो है हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज में अंतर को भाप लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम भी जाते हैं। तो ये जो दोस्तों जो इसकी लाइन है ना, ये आपके ऑप्शन में दे देता है। अभी बाघ से रिलेटेड इस तरह क्वेश्चन कर देगा कि इसमें से बाघ की कौन सी विशेषताएं हैं, तो ऑप्शन ABCD में करके दे देगा और फिर इसमें से पूछेगा कि ABCD में से कौन सा सही है, AB सही है या फिर BC सही है या फिर BCD सही है। इस तरह से ऑप्शन में देता है। तो आपको इसकी जब पूरी जानकारी होगी तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है भारत के किस राज्य में है? ये है उत्तराखंड में। ऑप्शन A जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो उत्तराखंड में है। और अगला क्वेश्चन जो है, घाना नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है? तो घाना नेशनल पार्क की बात करें, ऑप्शन A में दिया गया उत्तराखंड, B है झारखंड, C है राजस्थान, D है उत्तर प्रदेश। तो घाना नेशनल पार्क की अगर बात करें तो ये आपका राजस्थान में हो जाएगा। ऑप्शन C जो है ये करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप NCERT में देखेंगे तो 2 जो है इससे रिलेटेड नेशनल पार्क के नाम दिए गए हैं। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपसे पूछ सकता है। तो देख सकते हैं हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके विलुप्त हो जाने का खतरा है। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है, जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उत्तराखंड का कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना है। इन जंगलों में जानवरों का शिकार मना है। यहाँ लोग जानवरों या जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। तो ये NCERT में जो आपका है ना नेशनल पार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे ये दोनों में से कोई एक पूछ सकता है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके बाहर अगर आप सोचो कि कोई आ जाए तो वो अलग चीज है, लेकिन जो NCERT में मेंशन, क्योंकि सीटेट जो है अपने सिलेबस से ही पूछता है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं पूछता है क्वेश्चन। अब यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन से सांप जहरीले होते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाग, करैत, अफाई, उपरोक्त सभी। तो इनमें से कौन से सांप जहरीले हैं? नाग भी है, करैत भी है, अफाई भी है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन D वाला जो है, ऑप्शन D जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो NCERT का पेज है, क्या तुम जानते हो हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं, जिनमें से नाग, करैत, दुबोया, अफाई। अब इसमें से ये जैसे 4 नाम दिए गए हैं कि ये चारों सांप जो है जहरीले होते हैं। अब इसमें से ऑप्शन में से एक हटा दे, एक की जगह कोई दूसरा ला करके रख दे कि इनमें से कौन से सांप जो है जहरीले नहीं होते हैं। तो आप इन चारों को पता रहेगा तभी जो है आप आंसर कर पाएंगे। नाग, करैत, दुबोया, अफाई, ये चारों जो है जहरीले होते हैं। इसके अलावा आपके ऑप्शन में कोई दे दे तो वो नहीं होगा, और उसमें नहीं ही क्वेश्चन में पूछेगा तो आपको वही आंसर करना होगा। अगला जो है यहाँ पे देख सकते हैं, इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स हैं दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं, सांप जब किसी को काटता है तो उसके जो है 2 खोखले जहर वाले दांत से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। ये आपके ऑप्शन में देता है। और इससे पहले जो क्वेश्चन किए गए हैं सीटेट में, EVS में, तो उसमें आप देखेंगे तो इस तरह का ऑप्शन में मेंशन किया गया है। तो आपको इस पर ध्यान देना है। उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने का एक ही उपाय है कि जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उससे तुरंत जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई सीरम ली जाती है। कौन सी? सीरम। यह सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों को मिलता है। तो ये सांप के जहर से ही बनाया जाता है, ये भी आपके ऑप्शन में दे देता है। तो आपको ये सारे जो पॉइंट्स है इससे रिलेटेड वो याद रखने हैं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निपेंथीज पौधा कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन A है ऑस्ट्रेलिया, B है इंडोनेशिया, C है भारत के मेघालय में, D है उपरोक्त सभी। तो निपेंथीज पौधा जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिपीट हुआ है। तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया में भी, इंडोनेशिया में भी, भारत के मेघालय में भी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी हो जाएगा, D वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं शिकारी पौधे निपेंथीज के बारे में, इस तरह का होता है। ये ढक्कन की तरह होता है ऊपर, और जैसे ही कीड़े जाते हैं और ढक लेता है। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेढकों, इसकी भी एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चूहों, मेढकों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इनमें निपेंथीज सबसे ज्यादा मशहूर है। यह जो है ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। अगर भारत की बात करें कि भारत के किस राज्य में जो है निपेंथीज पौधा पाया जाता है तो मेघालय हो जाएगा, वरना फिर जो है ऑस्ट्रेलिया है, इंडोनेशिया है और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे। घड़े से खास खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले आते हैं
पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। देखा ये पौधे भी शिकार करते हैं और वो भी कितनी चतुराई से। तो ये था निपेंथीज से रिलेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से अगर आपका क्वेश्चन उठा रहा है तो इस जितनी पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं इससे बाहर आपका कोई भी पॉइंट्स नहीं जाएगा, यहीं से ही जो आना है आएगा। तो ये था दोस्तों इससे रिलेटेड। अब अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, मिर्ची हमारे यहाँ कहाँ से आई है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया आपसे, बहुत बार पूछा गया है, रिपीट हुआ है। दक्षिण अमेरिका से या फिर अफ्रीका से या फिर यूरोप से या फिर भारत से। तो मिर्ची हमारे यहाँ कहाँ से आई है, तो ये आई है दक्षिण अमेरिका से। ऑप्शन ए जो है इसका ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिंडी और काफी हमारे यहाँ कहाँ से आई है, तो ए ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका, बी है अफ्रीका, सी है यूरोप, डी है भारत। तो भिंडी और काफी की बात करें तो दोस्तों ये जो है अफ्रीका से आई है हमारे यहाँ यानी भारत में। तो बी वाला ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, अफ्रीका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। और प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी आप लोग क्लास ले रहे हैं विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। सोयाबीन हमारे यहाँ कहाँ से आई है, ए है दक्षिण अमेरिका, बी है अफ्रीका, सी है यूरोप, डी है चीन। तो अगर सोयाबीन की बात करें दोस्तों तो ये हमारे यहाँ चीन से आई है। ऑप्शन डी में आप देख सकते हैं चीन, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे देख सकते हैं जो एनसीईआरटी का पेज है, जानना चाहते हो कौन कहाँ से आया, इस कविता में पढ़ो आलू मिर्ची चाय जी। तो ये कविता है और यहाँ पे आपके सारे आंसर मिल जाएंगे सब्जियों से रिलेटेड। आलू मिर्ची चाय जी, कौन कहाँ से आए जी, 7 समंदर पार से, दुनिया के बाजार से, व्यापार से उपहार से, जंग लड़ाई मार से, हर रास्ते से आए जी, आलू मिर्ची चाय जी। दक्षिण अमेरिकी मिर्ची रानी, देख सकते हैं दक्षिण अमेरिका से जो है मिर्ची रानी आई है। मसालों की है पटरानी। मूंगफली आलू अमरूद, धूम मचाते करते उछल कूद, 7 टमाटर आए जी, आलू मिर्ची चाय जी। भिंडी है अफ्रीका की, भूरी भूरी काफी भी। तो भिंडी है अफ्रीका की और भूरी भूरी काफी भी जो है ये कहाँ की है, अफ्रीका की है। अब यहाँ पे जो अगला है, नक्शे में यूरोप किधर, वहां से आए गोभी मटर। अगर गोभी मटर की बात करें तो ये यूरोप से आए हैं, ठीक है। अगर गोभी मटर पूछ दे कि ये हमारे देश में कहाँ से आए हैं तो यूरोप से आए हैं। चाय असम की बाई जी, आलू मिर्ची चाय। चाय की बात हो तो असम, ठीक है। चलिए चीन से सोयाबीन, ठीक है। सोयाबीन की बात करें तो ये चीन से। पहुंची अमेरिका बजाती बीन, घूम घाम लौटी अपने देश, उसमें है गुड़ कई विशेष, रोब जमाकर आई जी, आलू मिर्ची चाय जी। बैगन मूली सेम करेला, आम संतरा बेर और केला, पालक परवल टिंडा मेथी, है भाई बहन ये सब देशी। तो अगर बैगन मूली सेम करेला की बात करें, आम संतरा बेर और केला की बात करें, पालक परवल टिंडा मेथी की बात करें तो ये सब देशी हैं यानी अपने भारत के हैं। अगर इन सब का कहीं नाम ले तो वो भारत, उसमें आप लोग को टिक करना है। भारत की पैदाइश जी, कौन कहाँ से आए जी, आलू मिर्ची चाय जी। तो आई होप कि इससे रिलेटेड, कविता से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन करेगा आप लोग कर ले जाएंगे, क्योंकि इसमें दक्षिण अमेरिका से जो मिर्ची है यहाँ से क्वेश्चन उठाया गया है, अफ्रीका की भिंडी जो है यहाँ से भी क्वेश्चन उठाया गया है और सोयाबीन से भी उठाया गया है। तो इसमें से मान लीजिए कोई उठा सकता है। तो अगर यहाँ से कोई उठाए तो आपको क्या करना है, अपना भारत ही करना है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला जो थी वो कौन थी, सुनीता विलियम थी या फिर नील आर्मस्ट्रांग या फिर बछेंद्री पाल। तो इसमें कौन थी, बछेंद्री पाल थी। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे एनसीईआरटी का पेज जो है अभी आप लोग देख सकते हैं। बछेंद्री पाल कितने मिनट तक दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर रही, 42 मिनट या फिर 43 मिनट या फिर 45 या फिर 48 मिनट। तो ये कितने मिनट रही, 43 मिनट रही। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप एनसीईआरटी का जो पेज है देख सकते हैं, यहां पे देख पा रहे होंगे बछेंद्री ने 23 मई 1984, ये लाइन आप देख सकते हैं। बछेंद्री ने 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाली नाम सागर मथा पर कदम रखा। उनके साथ उनकी टीम का एक साथी भी था। चोटी पर 2 लोगों के खड़े होने की जगह ही नहीं थी। पैर फिसलते ही हजारों फुट नीचे ही गिरकर रुकते। उन्होंने बर्फ खोदकर अपनी कुल्हाड़ी को हुक की तरह गाड़ा और रस्सी से अपने आप को उस हुक से बांधा। तब वे लोग वहां खड़े हो पाए। वे ठंड से कांप रही थी पर खुशी से झूम भी रही थी। उन्होंने कहा, वहां माथा टेका, तिरंगा गाड़ा और कई फोटो भी खींचे। करीब 43 मिनट, आप देखिए टाइम भी देख सकते हैं, 43 मिनट वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर रही। इसके साथ ही बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। अगर भारत की पहली बात करें तो बछेंद्री पाल होगा और संसार की 5वीं जो है वो थी बछेंद्री पाल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नील आर्मस्ट्रांग
सबसे पहले चांद पर कब उतरे? 1949 में या फिर 1959 में या फिर 1969 में या फिर 1979 में? तो नील आर्मस्ट्रांग जो है सबसे पहले चांद पर कब उतरे थे? तो 1969 में। सी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं उनसे रिलेटेड जो एनसीईआरटी में दिया गया है। सुनीता जब 5 साल की थी उन्होंने टीवी पर नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर उतरते देखा। सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। ठीक है, कौन थे सबसे पहले व्यक्ति? नील आर्मस्ट्रांग 1969 में। छोटी सुनीता उनसे बहुत प्रभावित हुई। सुनीता बताती हैं कि बचपन में उनकी खेलकूद में बहुत दिलचस्पी थी। उन्हें तैराकी खासतौर पर पसंद थी। पढ़ाई में भी वे सबसे आगे नहीं रही। सुनीता बनना तो गोताखोर यानी डाइवर चाहती थी, पर बन गई हेलीकॉप्टर पायलट। एक दिन उन्हें किसी अंतरिक्ष यात्री से पता चला कि वे आगे पढ़ाई करें तो अंतरिक्ष में जा सकती हैं। फिर क्या था? सुनीता ने डट कर आगे पढ़ाई की, ट्रेनिंग ली और अब वे अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला है। तो अंतरिक्ष में रहने वाले सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला पूछे तो आपका सुनीता हो जाएगा। बाकी यहाँ पे जो इससे रिलेटेड है मैंने बता ही दिया है, एवरेस्ट पर चढ़ने से। तो यहाँ से जो क्वेश्चन मान लीजिए अंतरिक्ष से पूछता है या फिर एवरेस्ट से रिलेटेड, तो आप लोग इसे कर ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है पश्मीना शाल कितने स्वेटरों के बराबर गर्मी करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पश्मीना शाल कितने स्वेटरों के बराबर जो है गर्मी करता है? तो ये है 2 या फिर 3 या फिर 5 या फिर 6। तो ये जो है 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी करता है। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक साधारण पश्मीना शाल कितने घंटे में तैयार होता है? 150 घंटे में या फिर 250 घंटे में या फिर 350 घंटे में या फिर 450 घंटे में? तो एक साधारण पश्मीना शाल जो है वो 250 घंटे में जो है तैयार होता है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप एनसीईआरटी का पेज देख सकते हैं। दुनिया में मशहूर पश्मीना शाल यहाँ पे देख सकते हैं। माना जाता है कि एक पश्मीना शाल 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। कितना? 6 स्वेटरों के। इतनी गर्म पर मोटी बिल्कुल नहीं। यह पश्मीना बनता है कि पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती हैं। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी बहुत कम यानी -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत ही बारीक और नरम बाल उगाते हैं जो गर्मियों में झड़ जाते हैं। ये बाल बहुत ही पतले होते हैं, इतने पतले कि बकरी के 6 बाल मिलाकर तुम्हारे सिर के एक बाल की मोटाई के बराबर होंगे। इसलिए पश्मीना शालों को मशीनों द्वारा नहीं बुना जा सकता। इनकी बुनाई हाथों से करने के लिए खास बुनकर आते हैं। अगर एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करें तब जाकर एक साधारण पश्मीना शाल तैयार होती है। इतनी मेहनत सोचो, अगर डिजाइन वाली शाल बुननी हो तो कितने दिन लगेंगे? तो ये देख सकते हैं 250 घंटे 6 स्वेटरों के बराबर जो है गर्मी करती है। अगला क्वेश्चन है डल झील कहाँ पर है? मेघालय, केरल, श्रीनगर या फिर बिहार में? तो डल झील जो है वो कहाँ पर है? श्रीनगर में। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं डल यात्री डल झील में शिकारे में घूमने का मजा उठाते हैं। ये कहाँ पे है? श्रीनगर में है। एनसीईआरटी की लाइन है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं हाउस बोट कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए है केरल, बी है श्रीनगर, सी है गुजरात, डी है गोवा। तो हाउस बोट कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो ये है आपका श्रीनगर में। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे लकड़ी के डोंगे कहाँ पाए जाते हैं? लकड़ी के डोंगे की अगर बात करें तो ये फिर केरल, श्रीनगर, गुजरात, गोवा। तो ये भी आपका श्रीनगर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पे आप एनसीईआरटी का जो पेज है देख सकते हैं श्रीनगर के घर एक नज़र। श्रीनगर में बाहर से आए हुए टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं। हाउस बोट 80 फुट तक लंबे होते हैं और बीच से इनकी चौड़ाई 8-9 फुट तक होती है। बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे पानी पर तैरते रहते हैं। श्रीनगर के डल लेक और झेलम नदी में इन डोंगों में कई परिवार होते हैं। मकान की तरह इस डोंगे में भी अलग अलग कमरे होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये एनसीईआरटी का जो पेज है। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में है या फिर कर्नाटक में है या फिर गुजरात में है या फिर गोवा में? तो भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक आसानी अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वो भारत के किस राज्य में है? तो दोस्तों वो है गुजरात। ऑप्शन सी आप देख सकते हैं गुजरात, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे एनसीईआरटी का पेज देख सकते हैं दांडी यात्रा। यह घटना 1930, ये भी पूछ सकता है तो आपको ये ध्यान देना है। दांडी यात्रा 1930। भारत की आज़ादी से पहले बहुत सालों से अंग्रेजों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई हुई थी। ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया। इस कानून से तो लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे। भला बताओ नमक जैसी चीज के बिना गुजारा कैसे हो? लोगों को मजबूरी में दुकानों से महंगा नमक खरीदना पड़ता था। इस बात से लोग बहुत नाराज थे। गांधी जी का कहना था जो चीज हमें कुदरत ने दी है उसे पन्ने पर बंदिश कैसी। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की
और इस गलत कानून को तोड़ा। जानते हो नमक कैसे बनाया जाता है? समुद्र के पानी को जमीन पर क्यारियों में भर दिया जाता है, तेज धूप में पानी सूख जाता है और नमक का ढेर वहीं रह जाता है। तो ये था एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो पॉइंट है, इससे रिलेटेड। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से वो कौन सा ज्वर है जो वो कपकपी के साथ आता है और उसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है? बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग भी अपने आंसर करिए। मियादी बुखार है या फिर मलेरिया है या फिर चिकनगुनिया है या फिर डेंगू है? तो वो है क्या है? मलेरिया है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों प्लीज़ रिक्वेस्ट है, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जोड़िए, और प्लीज़ जितने भी देख रहे हैं विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं उससे रिलेटेड जो एनसीईआरटी में दिया गया, मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। पहले जो लोग छाल को उबालकर और छानकर ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब छाल से दवाई बनती है। किससे? सिनकोना पेड़ की छाल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से चिराव नाच किस राज्य के लोग करते हैं? ऑप्शन ए झारखंड, बी ए मिजोरम, सी ए मणिपुर, डी ए मेघालय। तो चिराव नाच जो है वो किस राज्य के लोग करते हैं? मिजोरम के। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों इससे रिलेटेड जो है मैंने एक अलग से वीडियो दिया, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। हर राज्य का जो नृत्य है उससे रिलेटेड, तो आप लोग उसे देख लेंगे। चाहे आपका मिजोरम से पूछ ले, मणिपुर से पूछ ले, असम से पूछ ले, असम का बिहू है, तो कहीं से भी कोई इस तरह से किसी भी स्टेट से पूछ ले तो आप उसे कर पाएँ। इसलिए वजह से 8-10 मिनट की वीडियो होगी, आप लोग उसे देख लीजिएगा। उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन करे तो आपका गलत ना हो। यहाँ पे निम्नलिखित में से तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? तो इस तरह से आपसे पूछ लेता है कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं, या फिर आंध्र प्रदेश के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं, या फिर मध्य प्रदेश के कौन से निकटवर्ती राज्य हैं। तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। मैप में आप लोग देख सकते हैं, बता सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ से मैप से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, साथ ही डायरेक्शन से रिलेटेड। तो इससे रिलेटेड, मैप से रिलेटेड यहाँ पे मैं ऐड तो नहीं कर रही हूँ, बट उससे रिलेटेड अगर आपको लग रहा होगा दोस्तों, मैं आपसे फिर भी कह रही हूँ कि आपको जहाँ जहाँ लगेगा कि हाँ कुछ जो टॉपिक हैं छूट रहे हैं, फिलहाल मैंने पूरी एनसीईआरटी कवर करने की कोशिश की है। हाँ, जो एक्स्ट्रा है जहाँ से अलग से क्वेश्चन कर लिए जाते हैं उनसे रिलेटेड मैं अलग से वीडियो भी दे दूंगी। और अगर आपको लग रहा है कि हाँ कोई टॉपिक छूट रहा है, कुछ इस तरह की चीज़ें, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं इसका पार्ट 2 भी दे दूंगी। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन से तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? तो आप ऑप्शन ए में दिया गया आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, बी है केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, सी है कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल, डी है आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। निम्नलिखित में से तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं ये आपको बताना है। तो अगर आप तमिलनाडु देखेंगे तो दोस्तों तमिलनाडु के जो निकटवर्ती राज्य है ना, वो आपका केरल है साइड में, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, ये 3 स्टेट हैं। 3 स्टेट आप कहाँ पे देख सकते हैं? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, ये तो नहीं होगा। केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र आपका इधर साइड में है, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, ये भी नहीं होगा। आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक समूह जड़ों का है? तो ये भी क्वेश्चन आपसे किया गया है। चुकंदर, आलू, अदरक। अदरक आप देखेंगे तो ये तने में आता है। गाजर, हल्दी, अदरक। अदरक तने में आता है, ये नहीं होगा। शकरकंद, मूली, हल्दी तने में आता नहीं होगा। तो गाजर, चुकंदर, मूली, ये जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। हाउस बोट क्षेत्र में देखा जा सकता है, रेगिस्तान में या फिर बहुत पानी में या फिर बहुत बर्फ में, नन ऑफ दिस। तो हाउस बोट जो है ये किस क्षेत्र में देखा जा सकता है? रेगिस्तान में तो नहीं देखा जा सकता है, बहुत पानी, जैसा श्रीनगर आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, तो ये आपका बहुत बर्फ में हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, बंदर, शेर तथा चूहे के घर क्रमशः हैं। तो जिस तरह से ये क्वेश्चन आपका दिया गया है ना, उसी तरह आपको सीरियल वाइज उसका देखना भी, ऑप्शन में भी देखना है। अब बंदर कहाँ पे रहता है? पेड़ पे रहता है। शेर जो है गुफा में रहता है। चूहा जो है बिल में रहता है। तो इसी तरह सीरियल वाइज आपको आंसर भी करना है। ऐसा नहीं है कि अगर आप देख रहे हैं बंदर, शेर, चूहा तो घोंसला, पेड़ और गुफा इस तरह से ऑप्शन में करके चले, नहीं, ये सीरियल वाइज जिस तरह से दिया है ना उसी तरह आपको आंसर करना, वरना आप गलत करके चले आएंगे। तो बंदर कहाँ रहता है? ये पेड़ पर रहता है। शेर गुफा में रहता है। चूहा जो है बिल में रहता है। ये आप देख सकते हैं सीरियल वाइज है। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप जो है इस तरह से देख भी सकते हैं कि बिल जो है, पेड़, गुफा आप डी में भी देख सकते हैं, बट ये सीरियल वाइज नहीं है, इस वजह से आपको सीरियल वाइज करना है। बंदर जो है पेड़ पर हो जाएगा, शेर गुफा में हो जाएगा, चूहा जो है बिल में हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है, जब वह अनेक सुरंगों को पार करता है, ये सुरंगें पर्वतों में हैं। ए है विंध्याचल में, बी है अरावली में, सी है पश्चिमी घाट में, डी है पूर्वी घाट में। तो जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद यानी गुजरात से केरल की यात्रा करता है, गुजरात से केरल की यात्रा करता है, तो आप अगर मैप में देखेंगे तो ये वाला साइड, ये किस में आता है? पश्चिमी घाट में आता है। तो विंध्याचल तो नहीं होगा, अरावली भी नहीं होगा, पश्चिमी घाट आपका सी वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
कौन सा है ये आपको आंसर करना है। आप लोग भी अपने आंसर करिए जिनको आ रहा है। ए है विद्यालय, बी है परिवार, सी है पर्यावरण, डी है आस पड़ोस। तो हमारा जो पहला स्कूल है ना दोस्तों वो कौन है, हमारा जो है परिवार है। तो बी वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाता है। अब इसका जो डिटेल है ना हम लोग एनसीईआरटी के पेज में देखेंगे। स्क्रीन पर देख सकते हैं ये एनसीईआरटी का पेज है, क्लास 3 एनसीईआरटी का, हमारा पहला स्कूल चैप्टर 4। यहाँ पे देख सकते हैं स्कूल में हम कितनी सारी बातें सीखते हैं और समझते हैं, पर जानते हो हमारा पहला स्कूल कौन सा है, वह है हमारा परिवार। आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ तौर पे लिखा हुआ है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो परिवार होगा। और दोस्तों जो पूरा एनसीईआरटी आपकी जो है ना उसमें से जहां से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, एक्स्ट्रा चीजें मैंने बिल्कुल भी ऐड नहीं की हैं, जहां से आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, जहां से हर बार जो सीटेट में क्वेश्चन उठाए जाते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने उन सारे क्वेश्चन को लिया है और उन टॉपिक को लिया है जो एनसीईआरटी में मेंशन है। तो यहाँ से आपका कुछ भी नहीं छूटने वाला है। तो हमारा परिवार आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे, सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र कौन बनाते हैं। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है, रिपीट भी हुआ है। जब ऑनलाइन आपका एग्जाम होता था 23-24 शिफ्टों में 2 बार हुआ है, उसमें हर शिफ्ट में लगभग ये क्वेश्चन देखने को मिला था। साथ ही ऑफलाइन एग्जाम में भी आपने देखा होगा। तो आप लोग भी अपने आंसर करिए, सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र जो है कौन बनाते थे। ऑप्शन फर्स्ट है विष्णु चिंचालकर, बी है विश्नोई, सी है मेघा पाटेकर, डी है सुंदरलाल बहुगुणा। तो आप लोग भी अपने आंसर करिए, सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र कौन बनाते थे। तो ये जो बनाते थे वे थे विष्णु चिंचालकर। ऑप्शन फर्स्ट वाला जो है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विष्णु चिंचालकर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये भी जो है उन्हीं से रिलेटेड है। मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर कहाँ के थे, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कहाँ के थे वो। तो फर्स्ट पे दिया गया आंध्र प्रदेश, बी है उत्तर प्रदेश, सी है मध्य प्रदेश, डी है हिमाचल प्रदेश। तो आप लोग भी अपने आंसर करिए, मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर ये कहाँ के रहने वाले थे। तो दोस्तों ये जो है मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों मैं यहाँ पे बता दूं आपको जो है ये मध्य प्रदेश के आलोट गांव, ये मध्य प्रदेश के जो है आलोट गांव जिला जो है देवास के रहने वाले थे। ठीक है, और इनका जो 5 सितंबर 1917 को जो है मध्य प्रदेश के आलोट गांव में इनका जन्म हुआ था। तो ये इतनी बातें आप लोग को याद रखनी है। जो एनसीईआरटी में है दोस्तों मशहूर कलाकार ये मध्य प्रदेश के थे। और जो इससे पहले हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था कि जो कलाकार हैं यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन, सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र कौन बनाते थे, ये विष्णु चिंचालकर बनाते थे। इससे ज्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपसे यहाँ से नहीं पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं, चूहों में देखने की क्षमता। अब यहाँ पे चूहों में देखने की क्षमता अधिक होती है या फिर कम होती है या फिर जो है बहुत तीव्र होती है या फिर उपरोक्त सभी। तो आप लोग अपने आंसर करिए, चूहे में देखने की क्षमता जो है यहाँ पे क्या होगी। तो चूहे में जो है देखने की क्षमता कम होती है, बी वाला जो ऑप्शन देख पा रहे होंगे आप लोग, ये जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपका बनता है चूहों से रिलेटेड। चूहों में सूंघने, छूने तथा स्वाद वाली क्षमताएं अधिक होती हैं या फिर कम होती हैं या फिर बहुत तीव्र होती हैं, उपरोक्त सभी। तो चूहों में सूंघने, छूने तथा स्वाद वाली क्षमताएं जो है दोस्तों वो जो है अधिक होती हैं। ठीक है, देखने की क्षमता तो कम होती है लेकिन सूंघने, छूने तथा स्वाद वाली जो क्षमताएं ना वो अधिक होती हैं। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है यानी ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि देखने की जो क्षमता होती है वो कम होती है बट सूंघने, छूने और स्वाद वाली जो क्षमता है ना वो अधिक होती है। अब यहाँ पे आप जो एनसीईआरटी का पेज देख सकते हैं, इसमें क्या मेंशन किया गया है। एनसीईआरटी का पेज आप लोग देख सकते हैं, चूहों में देखने की क्षमता कम परंतु सूंघने, छूने तथा स्वाद वाली जो क्षमताएं बहुत ही तीव्र होती हैं। आप देख सकते हैं सीधा पूरी एनसीईआरटी की लाइन है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन किया गया है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देख सकते हैं, कहाँ के लोग सांप खाना पसंद करते हैं। दोस्तों ये क्लास अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग प्लीज लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। और रिक्वेस्ट है जितने भी अभ्यर्थी देख रहे हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। कहाँ के लोग सांप खाना पसंद करते हैं, ए दिया गया है म्यांमार, बी है बैंकॉक, सी है ऑस्ट्रेलिया, डी है हांगकांग। तो कहाँ के लोग सांप खाना पसंद करते हैं ये आपका एनसीईआरटी में मेंशन है। अभी हम लोग जो है एनसीईआरटी का पेज भी देखेंगे। तो ये जो है हांगकांग के लोग जो है सांप खाना पसंद करते हैं। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इसी से रिलेटेड जो है एक और क्वेश्चन स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जो है पूछा भी गया है कई बार, लिंगोफेन किससे बनता है। ये एक प्रकार की डिश है जो किससे बनता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है मछली, बी है सांप, सी है नारियल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो लिंगोफेन दोस्तों जो है वो किससे बनता है,
वो सांप से बनता है। ये जो है एक प्रकार की डिश है जो किससे बनती है, सांप से बनती है। तो अब यहाँ पे जो है हम लोग एनसीईआरटी का पेज भी देखेंगे। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैं हांगकांग में रहती हूँ। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक एक लाइन पे, मैं हांगकांग में रहती हूँ, मुझे और मेरी माँ को सांप खाना बहुत पसंद है। ये लाइन आप देख पा रहे होंगे, मुझे और मेरी माँ को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है तब हम पास के एक होटल में जाकर लिंगू फेन खाते हैं। जब भी हमें जो है हमारी जो है सांप खाने की इच्छा होती है, आप देख पा रहे होंगे एनसीईआरटी की लाइन, तब हम जो है पास के होटल में जाकर लिंगू फेन खाते हैं। ये जो है एक प्रकार की डिश है जो किससे बनती है, सांप से बनती है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। ये कई बार क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है, पूछा गया। अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली कहाँ के लोग खाते हैं। ये खाते होंगे, यहाँ पे जो है मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में। तो नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली कहाँ के लोग जो है खाते हैं, ये आपको बताना है। फर्स्ट है यानी ए ऑप्शन दिया गया है गोवा, बी है केरल, सी है महाराष्ट्र, डी है उड़ीसा। तो नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली कहाँ के लोग खाते हैं, तो ये जो है गोवा के लोग खाते हैं। यानी ए वाला जो ऑप्शन है ना आपका, ये करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, अब इसका जो डिटेल है ना हम लोग एनसीईआरटी के पेज में देखेंगे। स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैं कश्मीर में रहती हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपका क्वेश्चन तो एक था, बट यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान दीजिएगा। मैं कश्मीर में रहती हूँ, सरसों के तेल में बनी मछली मुझे बहुत पसंद है। एक बार हम गोवा में गए थे, वहां हमने मछली खाई, पर स्वाद बहुत ही अलग था। माँ ने कहा, अरे ये तो नारियल के तेल में बनी समंदर की मछली है, स्वाद तो अलग होगा ही। तो आप देख सकते हैं, अगर नारियल के तेल में बनी समंदर की मछली पूछे तो आपका वहां पे गोवा हो जाएगा। ठीक है, जहां पे नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली का जिक्र हो, जहां पे ये क्वेश्चन दिखे, तो आपका वहां पे गोवा आंसर होगा। मगर वही क्वेश्चन अगर सरसों के तेल में आ जाए कि सरसों के तेल में बनी मछली जो है कहाँ के लोग खाते हैं, तो वो हो जाएगा कश्मीर। ठीक है, वो आपका कश्मीर हो जाएगा। यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एनसीईआरटी की साफ लाइन है, मैं कश्मीर में रहती हूँ, सरसों के तेल में बनी मछली मुझे बहुत पसंद है। और जब अगर सरसों के तेल में पूछे तो आपका कश्मीर होगा, और जब नारियल के तेल में पूछे तो आपका केरल होगा। बस इतनी सी चीज के लिए जो है आप एक नंबर अपना खो देंगे, इस वजह से इस पॉइंट को आपको ध्यान में देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, केरल में क्या पाया जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे किया गया है कि केरल में क्या पाया जाता है। ए है नारियल, बी है टैपियोका, सी है ए बी दोनों, डी है केवल ए। तो केरल में क्या पाया जाता है ये आपको आंसर करना है। तो दोस्तों देखिए, केरल में ना नारियल और टैपियोका जो है दोनों पाया जाता है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए और बी दोनों होगा, यानी नारियल भी होगा और टैपियोका भी होगा। अगर ऑप्शन में मान लीजिए नारियल नहीं है तो सिर्फ टैपियोका होगा, अगर टैपियोका नहीं है तो सिर्फ नारियल होगा, बट अगर दोनों दिया गया है तो दोनों होगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे एनसीईआरटी का जो पेज है आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं केरल में रहता हूँ, मुझे सबसे अच्छी दो चीजें लगती हैं, वे चीजें मेरे घर के आंगन में ही उगती हैं, एक ऊपर ऊंचे पेड़ पर और दूसरी जमीन के नीचे। बस नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका मिल जाए तो क्या मजा आता है। तो आप देख सकते हैं कि मैं केरल में रहता हूँ, मुझे सबसे अच्छी दो चीजें लगती हैं, वो चीजें मेरे घर के आंगन में ही उगती हैं। एक ऊपर ऊंचे पेड़ पर, ऊपर ऊंचे पेड़ की बात करें तो यहाँ पे ये हो जाएगा नारियल हो जाएगा। वहीं दूसरी जमीन के नीचे की अगर बात करें, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, ऊंचे पेड़ की बात करें तो आपका नारियल होगा, जमीन के नीचे की बात की जाए तो वहां पे टैपियोका हो जाएगा। तो ये है आपका टैपियोका और नारियल, जो कि कहाँ पे, केरल में। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पक्षी अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। ऑप्शन ए दिया गया मैना, बी है कबूतर, सी है कौवा, डी है उल्लू। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार जो है ये रिपीट हुआ है, बहुत बार रिपीट हुआ है। और ये भी क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को 360 डिग्री तक घुमा लेता है। तो आप लोग अपने आंसर बताइए, कौन सा पक्षी अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है और 360 डिग्री तक भी वो घुमा सकता है। तो वो कौन सा पक्षी है, आप यहाँ पे अपने आंसर करिए। तो वो है दोस्तों आपका उल्लू। ऑप्शन डी जो है ना ये करेक्ट हो जाएगा। इसी को दूसरी तरह भी पूछता है कि कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को झटके में अपनी गर्दन जो है इधर उधर करता है। तो उसका करेक्ट आंसर अगर इस तरह से पूछ दे तो उसका जो आंसर होगा वो मैना होगा। बट यहाँ पे पूछा गया है कि अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है या फिर इस तरह से 360 डिग्री घुमा सकता है, तो वो आपका उल्लू होगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो उल्लू है। इसका भी एनसीईआरटी में जो है हम लोग आंसर देखेंगे। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, कौन सा पक्षी अपनी गर्दन झटके से घुमाता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ए है मैना, बी है कबूतर, सी है कौवा, डी है उल्लू। तो इसके बारे में मैंने बता ही दिया है, तो यहाँ पे आप लोग सीधा आंसर देख सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मैना। अब जो है यहाँ पे एनसीईआरटी का जो पेज है आप लोग देख पा रहे होंगे, इसमें क्या मेंशन किया गया है।
क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि पक्षियों के उड़ने, चलने और गर्दन घुमाने के तरीके अलग अलग हैं? मैना जो है झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। कौन? मैना। अगर झटके की बात हो कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन को झटके से घुमाता है, तो वहां मैना हो जाएगा। उल्लू तो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, क्या तुम भी ऐसा कर सकते हो? तो उल्लू जो है अपनी गर्दन उठा गया है। बांस से बने पुल जो है वो भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? केरल में, या फिर असम में, या फिर जो है जम्मू कश्मीर में, या फिर राजस्थान में? तो बांस से बने पुल जो है वो भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो वो असम में पाए जाते हैं। अभी जो इसका डिटेल है हम लोग जो है एनसीईआरटी से भी देखेंगे। असम इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है एनसीईआरटी का पेज है, बांस से बना पुल, यहाँ पे देख पा रहे होंगे बांस से बना पुल, और ये आपका असम दिया गया है। ये एनसीईआरटी का पेज है। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड जो पूरा डिटेल दिया गया है देख सकते हैं। हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है, फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते। एक हाथ में किताबें उठाते और दूसरे हाथ में बांस को पकड़ते हैं। हम जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बना पुल पार कर जाते हैं। तो ये बांस से बने पुल कहाँ पाए जाते हैं? तो असम में पाए जाते हैं। यहाँ पे बारिश जो है बहुत होती है। इस तरह का अभी आपको ऑप्शन में दे सकता है, ठीक है। तो ये हुआ आपका इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछ सकता है। अब यहाँ से पूछेगा तो आप जो है कंफ्यूज नहीं होंगे। ट्राली क्या है? ये दोस्तों जब आपका ऑनलाइन क्वेश्चन ऑनलाइन एग्जाम हो रहा था सीटेट का, जो 23-24 शिफ्टों में हुआ है, इसमें जो है आपका क्वेश्चन कई बार ये पूछा गया है। तो ट्राली क्या है? लकड़ी से बना झूला है, या फिर लकड़ी की बनी नाव है, या फिर लोहे से बना झूला है, या फिर सामान ले जाने वाला है? तो ट्राली क्या है? आप लोग भी अपने आंसर करिए। ट्राली क्या है ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये जो है लकड़ी से बना झूला है, ठीक है। ट्राली जो है ये लकड़ी से बना झूला है। तो ऑप्शन ए आप देख पा रहे होंगे, ये करेक्ट हो जाएगा। ट्राली जो है ये लकड़ी से बना झूला है। अब यहाँ पे ट्राली का उपयोग कहाँ के लोग करते हैं? तो दोस्तों ये जो है ट्राली का उपयोग जो है लद्दाख के लोग करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप एनसीईआरटी का जो पेज है देख सकते हैं, इसमें क्या कुछ मेंशन किया गया है ट्राली को लेकर के। ये लद्दाख है, और ये ट्राली आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये लकड़ी से बना है। स्कूल पहुंचने के लिए हमें रोज नदी पार करनी होती है। खूब चौड़ी और गहरी नदी, नदी के पार जाते हुए मजबूत लोहे की रस्सी होती है। यह दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कसकर बंधी होती है। ट्राली लकड़ी से बना झूला देख सकते हैं। ट्राली जो है वो लकड़ी से बना झूला पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकती है। हम 4-5 बच्चे एक साथ ट्राली में बैठ जाते हैं और पहुंच जाते हैं नदी के उस पार। तो ट्राली का है क्या है? ये जो है लकड़ी से बना झूला है, और ये कहाँ पाया जाता है? लद्दाख में पाया जाता है। इतना ही पूछेगा, और इससे ज्यादा आपका क्वेश्चन इसमें और नहीं बना सकता है। बस ये पूछ सकता है कि ट्राली जो है ये किससे बना है, क्या है, झूला है या फिर नाव है? तो ये जो है झूला है। और कहाँ के लोग? लद्दाख के लोग जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वल्लम क्या है? ये भी क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है कि वल्लम क्या है। लकड़ी का बना झूला है, या फिर लकड़ी का पुल है, या फिर जो है लोहे का बना झूला है, या लकड़ी की बनी छोटी नाव है? तो वल्लम जो है दोस्तों ये लकड़ी की बनी छोटी नाव है। इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, कई क्वेश्चन है इस टाइप से। तो अगर जो है जैसा कि लकड़ी की बनी छोटी नाव, लकड़ी से बना झूला की बात आए तो वो आपका लद्दाख है। लकड़ी की बनी छोटी नाव की बात हो तो वो क्या है? वल्लम है। वल्लम जो है क्या है? वो लकड़ी की बनी छोटी नाव है। तो ये यहाँ पे वल्लम का प्रयोग किस राज्य में किया जाता है? तो वल्लम का जो प्रयोग है दोस्तों जम्मू कश्मीर में, या फिर केरल में, या फिर कर्नाटक में, या फिर असम में। आप लोग भी अपने आंसर करते रहिएगा, जिनको भी आंसर पता होगा, जिनको नहीं पता होगा मैं यहाँ पे बताते हुए चल रही हूँ। वल्लम का प्रयोग जो है केरल राज्य के लोग करते हैं। ये सेकेंड वाला जो ऑप्शन है, बी ऑप्शन, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये क्या है? छोटी लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है, और ये इसका यूज जो है केरल के लोग करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं केरल, ये नाव देख पा रहे होंगे, लकड़ी की बनी छोटी नाव, जिसका नाम है, क्या नाम है? वल्लम। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं वल्लम। केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए वल्लम यानी लकड़ी की बनी छोटी नाव में बैठकर स्कूल तक पहुंचते हैं। तो आपको ये सारा चीज ध्यान देना है। लकड़ी से बनी छोटी नाव, लकड़ी से बना झूला कहाँ के लोग यूज करते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देख सकते हैं, जुगाड़ क्या है? तो जुगाड़ क्या है? नाव है, या फिर पुल है, गाड़ी है, झूला है? इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इन क्वेश्चन को लिया है कि दोस्तों एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। अगर जिन बच्चों का 89 जो जनरल से होंगे 88 पे रुक गया होगा, तो आप समझ सकते हैं कि एक नंबर की क्या वैल्यू होता है। वहीं जो ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, उनका पता है कि 82 नंबर पर क्वालिफाई है, 55% आपको लाना है।
अगर उनके 81 हैं, 80 हैं, तो फिर आप समझ सकते हैं कि 1-2 नंबर से वो जो है फिर से एग्जाम में बैठेंगे, फिर से तैयारी करेंगे, फिर से नए नए क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पे आपके लिए एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जुगाड़ क्या है? जुगाड़ एक नाव है या फिर पुल है या फिर गाड़ी है या फिर झूला है। तो जुगाड़ दोस्तों ये क्या है? गाड़ी है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एनसीईआरटी का पेज देख सकते हैं। यह है जुगाड़, हमारी गाड़ी का नाम है। हमारी गाड़ी का जो नाम है वो जुगाड़ है। ये फटफट करती हुई चलती है ना शानदार। आगे से देखो तो मोटर बाइक की तरह दिखाई देती है, पर पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी है। तो आप देख सकते हैं यही जुगाड़ है। ये जो है एक प्रकार की गाड़ी है। एक क्वेश्चन आपसे किया गया है, इस वजह से मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाथी से रिलेटेड दोस्तों आपसे 1 से 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इस बार भी दिसंबर में आपको देखने को मिलेगा। तो हाथी से रिलेटेड आपको पूरी जो जानकारी है एनसीईआरटी में जो मेंशन है, लाइन बाय लाइन आपको रट लेना है, पढ़ लेना। रटने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। यहाँ पे मैं सारी चीजें, क्वेश्चन भी जिस तरह से पूछे गए हैं, साथ ही साथ एनसीईआरटी का पेज इसलिए दिखा रहे हो दोस्तों कि आगे कोई भी क्वेश्चन, कोई भी बदलाव करे तो आप वहां पे कंफ्यूज ना हो, उस क्वेश्चन को करके आए। यहाँ पे देख सकते हैं एक बड़ा हाथी एक दिन में कितने किलोग्राम से ज्यादा पत्ते या झाड़ियां खा लेता है? ये आपका खा हो जाएगा, खा लेता है। तो आप लोग भी अपने आंसर करिए। ए है 50 केजी, 50 किलोग्राम, या फिर 100 किलोग्राम, या फिर 200 किलोग्राम, या फिर जो है 1000 ग्राम। एक बड़ा हाथी जो है एक दिन में कितने किलोग्राम से ज्यादा पत्ते या झाड़ियां खा लेता है? आप लोग को बताना है। एक बड़ा हाथी एक दिन में कितने किलोग्राम से ज्यादा पत्ते या झाड़ियां खा लेता है? तो कितने किलोग्राम? 100 किलोग्राम। बी वाला ऑप्शन आप देख सकते हैं, ये जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 100 किलोग्राम। अभी हम लोग जो है एनसीईआरटी का पेज भी देखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं हाथी कितना आराम करता है। बिल्कुल भी नहीं, या फिर बहुत ज्यादा, या फिर बहुत कम, या फिर इनमें से कोई नहीं। हाथी जो है दोस्तों बहुत कम आराम करता है। इसका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हाथी से रिलेटेड थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। हाथी जो है ये 100 किलोग्राम तक जो है पत्ते या झाड़ियां खा लेता है। ये जो है 2 से 4 घंटे जो है दिन में, एक दिन में जो है 2 से 4 घंटे ही सोता है। बहुत कम आराम करता है हाथी। ठीक है, और एक झुंड में जो है दोस्तों, एक झुंड में 10 से 12 हथिनियां और बच्चे पाए जाते हैं। ये आपके ऑप्शन में दे देता है कि हाथी से रिलेटेड इसमें कौन सा कथन असत्य है। अगर आप जानते हुए रहेंगे हाथी के बारे में पूरा डिटेल, तभी वहां पे कर पाएंगे। वरना जो है अच्छे जो बहुत अच्छे डीप पढ़ाई करते हैं वो वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको ये सारी चीज ध्यान देना है कि एक झुंड में जो है 10 से 12 हथिनियां और बच्चे होते हैं। 14 से 15 साल तक जो है ये झुंड में रहते हैं। ये पॉइंट आपको ज्यादा ध्यान देना है कि 10 से 12 हथिनियां और बच्चे होते हैं एक झुंड में, और 14 से 15 जो है साल तक ये झुंड में रहते हैं, फिर जो है ये झुंड को छोड़ देते हैं। तो ये चीज आपको उल्टा भी कर सकता है कि एक झुंड में जो है 14 से 15 हथिनियां और बच्चे होते हैं, और 10 से 15 साल के साल में जो है साल तक जो है ये फिर झुंड छोड़ देते हैं। ये जस्ट उल्टा कर देता है। तो फिर आपको ये, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये आपको ध्यान देना है कि 10 से 12 एक झुंड में 10 से 12 हथिनियां और बच्चे होते हैं। 14 से 15 साल तक ये झुंड में रहते हैं। ठीक है, ये आपका हाथी से रिलेटेड है। अब यहाँ पे देख सकते हैं हाथी एक दिन में कितने घंटे सोता है। जैसा कि मैंने अभी बताया है कि हाथी जो है एक दिन में कितने घंटे सोता है, तो ये 2 से 4 घंटे सोता है। तो ए वाला ऑप्शन ही इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हाथी कितने साल तक झुंड में रहते हैं। तो अभी मैंने बताया दोस्तों हाथी कितने साल तक झुंड में रहते हैं। एक झुंड में जो है 10 से 12 हथिनियां और बच्चे होते हैं। झुंड में हथिनियां और बच्चे 10 से 12 होते हैं, और 14 से 15 साल तक ये झुंड में रहते हैं, फिर छोड़ देते हैं। तो 14 से 15, क्वेश्चन क्या किया गया, हाथी कितने साल तक झुंड में रहते हैं? तो 14 से 15। 14 से 15 आप किस ऑप्शन में देख पा रहे होंगे? ऑप्शन डी में देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है। ऑप्शन डी में आप देख पा रहे होंगे 14 से 15। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो एनसीईआरटी का पेज है आप देख सकते हैं। क्या तुम जानते हो एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। ये आपका इंपॉर्टेंट है। ये बहुत कम आराम करता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपके ऑप्शन में दे देता है। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत भाता है। ये भी आपका ऑप्शन में दे देता है। इससे उसके शरीर को जो है ठंडक मिलती है। वैसे उसके कान भी पंखे की तरह होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। अब अगला जो है यहाँ पे देख सकते हैं, अगला पेज एनसीईआरटी का अगला पेज देख सकते हैं। तुमने पढ़ा कि नंदू हाथी अपने झुंड के साथ रहता है। नंदू हाथी जो चैप्टर का नाम है वो है नंदू हाथी।
हाथियों के झुंड में केवल, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हाथियों के झुंड में केवल हथिनियां और बच्चे ही रहते हैं। ठीक है, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी, एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक झुंड में जो है 10 से 12 हथिनियां और बच्चे होते हैं। हाथी 14 से 15 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं, फिर वे झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। नंदू भी जब 14 से 15 साल तक का हो जाएगा तो अपना झुंड छोड़ देगा। तो इस लाइन को अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो हाथी से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन करेगा आपका गलत नहीं होगा। कितना भी उसमें बदलाव करेगा, इससे ज्यादा आपका कहीं उसमें ऐड नहीं किया जाएगा। तो बस इतनी चीजें आपको याद रखनी है। कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन ए में दिया गया अमेरिका, बी है स्विट्जरलैंड, सी है फ्रांस, डी है इंग्लैंड। तो लुई ब्रेल जो है वो कहाँ के रहने वाले थे? तो ये जो है फ्रांस के रहने वाले थे। सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये जो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है, उसी से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी का पेज देखेंगे। ब्रेल लिपि जो है वो कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? 8 या फिर 6 या फिर 4 या फिर 12। तो ब्रेल लिपि जो है दोस्तों ये 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। बी वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बहुत से प्रैक्टिस सेट में अगर आप देखेंगे तो वहां पे 8 आंसर दिया होगा, मगर ये गलत है। आपको एनसीईआरटी ही लेकर के चलना है। एनसीईआरटी के जो चैप्टर है उसमें जो ब्रेल लिपि टॉपिक है उसमें साफ तौर पर मेंशन किया गया। अभी हम लोग उसे जो है देख लेंगे। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं या फिर इन्हें छूकर जो है पढ़ा जा सकता है। ये कंप्यूटर द्वारा भी लिखा जा सकता है। डी दिया गया उपरोक्त सभी। तो ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, बिल्कुल सही है। इन्हें छूकर पढ़ा जा सकता है, बिल्कुल करेक्ट। ये कंप्यूटर द्वारा भी लिखा जा सकता है, ये भी करेक्ट है। तो डी वाला ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, उपयुक्त सभी, ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग एनसीईआरटी का पेज देख सकते हैं, इसमें क्या कुछ मेंशन किया गया है ब्रेल लिपि के बारे में। लुई ब्रेल फ्रांस देश का रहने वाला था, देख पा रहे होंगे। जो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है ये कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के। जब वो 3 साल का था तब एक दिन अपने पिता के औजारों से खेल रहा था। अचानक एक नुकीले औजार से उसकी आंखों में चोट लग गई और आंखें खराब हो गई। उसे आंखों से दिखना बिल्कुल बंद हो गया। उसकी पढ़ने में बहुत रुचि थी, उसने हार नहीं मानी। वो पढ़ने के लिए तरह तरह की तरकीबें सोचता रहता था। आखिर उसने ढूंढ ही लिया एक तरीका छू कर पढ़ने का। ये बाद में ब्रेल लिपि के नाम से जानी जाने लगी। इसी तरह की लिपि मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे होने के कारण इन्हें छूकर पढ़ा जा सकता है। उभरे होने के कारण जो है इन्हें छूकर पढ़ा जा सकता है। ये लिपि 6 बिंदु आप देख सकते हैं, 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ये एनसीईआरटी की लाइन है। आजकल ब्रेल में नए नए परिवर्तन हुए हैं जिससे इसे पढ़ना लिखना और भी जो है आसान हो गया है। ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखा जा सकता है। तो ये ब्रेल लिपि से अब यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पे कितना भी ऑप्शन चेंज कर रहा है, तो इससे बाहर जो है आपका नहीं जाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें कौन कौन असम की विशेषताएं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। इससे पहले की जो क्लास मैंने दी थी उसमें क्लास 3 की एनसीईआरटी में जितना इससे रिलेटेड पॉइंट्स था उसमें मैंने डिटेल बताया है। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी विशेषता, असम की क्या क्या विशेषताएं। यहाँ बारिश बहुत होती है, बिल्कुल करेक्ट है। यह घर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं, बिल्कुल 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। अब यही आपका ऑप्शन में जो है 15 से 16 फुट दे देगा। तो अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़े रहेंगे तो वहां पे गलत करके चले आएंगे। यही करता है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है, कौन सी विशेषता नहीं है करके दे देगा, और वहां पे देगा 15 से 16 फुट दे देगा। तो आपको अगर नहीं जानकारी होगी, आप अच्छे से नहीं पढ़े रहेंगे, तो फिर ये गलती करके चले आएंगे। ठीक है, तो यही बदलाव करता है इसमें। 10 से 12 फुट होता है, आपको ये ध्यान देना है। ये घर के अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अब यहाँ पे जो है आप लोग एनसीईआरटी का पेज देख सकते हैं। मैं असम के मोलन गांव से आया हूँ। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है, इसलिए हमारे घर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे, आप देख सकते हैं 10 से 12 फुट यहाँ पे एनसीईआरटी की लाइन है, होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। आप देख सकते हैं ये बांस के खंभों पे बने होते हैं और ये पूरा जो घर होता है ये लकड़ी का ही बना होता है। तो ये कहाँ की असम की जो विशेषताएं हैं, वहाँ के घरों की जो विशेषताएं हैं वो यही है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, मनाली में घर बने होते हैं, किसके बने होते हैं? ऑप्शन फर्स्ट दिया गया ईंट का, या फिर पत्थर के, या फिर लकड़ी के, या फिर बी सी दोनों, यानी पत्थर और लकड़ी के दोनों। तो मनाली में जो घर बने होते हैं दोस्तों वो पत्थर और लकड़ी दोनों के बने होते हैं। तो इसका डी ऑप्शन है, बी सी दोनों करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे एनसीईआरटी का जो पेज है आप देख सकते हैं। मैं मनाली से आई हूँ जो एक पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ भी बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जब ठंड ज्यादा हो जाती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे मकान पत्थर या लकड़ी से बनते हैं, देख पा रहे होंगे पत्थर या लकड़ी से बनते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है पत्थर, लकड़ी, बी और सी दोनों करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, और दोस्तों आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, जहाँ जहाँ पर आप ऐड होंगे हर जगह शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ लें। इनमें से कौन राजस्थान के घर की विशेषता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ बारिश बहुत कम होती है, ये भी करेक्ट है। छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती है, ये भी करेक्ट है। तो इसका जो डी ऑप्शन है इनमें से सभी ये करेक्ट हो जाएगा। जो राजस्थान के घर की विशेषता है इनमें से तीनों है, तो डी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो एनसीईआरटी की लाइन है, मैं राजस्थान के एक गांव से आया हूँ, हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है। यहाँ पे जो ऑप्शन में दे सकता है कि बारिश बहुत कम होती है, ये किस राज्य की विशेषता है, तो राजस्थान होगा। और खूब गर्मी पड़ती है, हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं, घर की दीवारें बहुत मोटी होती हैं, इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है, छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती है। अब इसका जो एक एक पॉइंट्स है ना, एक एक लाइन है ना, वही आपके ऑप्शन में दे दिया जाता है। या तो उसमें पूछ लिया जाएगा कि इसमें कौन सी विशेषता है, या तो पूछ लिया जाएगा इसमें से कौन सी विशेषता नहीं है। तो आप अच्छे से डिटेल पढ़े रहेंगे तभी उसका आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हाउस बोट कहाँ पाई जाती है। तो आप लोग भी अपने आंसर करिए, हाउस बोट कहाँ पाई जाती है, जम्मू कश्मीर में, या फिर जो है कर्नाटक में, या फिर गुजरात में, या फिर झारखंड में। हाउस बोट दोस्तों जो है ये कहाँ पाई जाती है, तो ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, चार चिनारी कहाँ पर है। ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, और बी है कर्नाटक, सी है गुजरात, डी है झारखंड। तो चार चिनारी ये जो है कहाँ पर है, तो दोस्तों ये भी है आपका जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। इसको जो है दोस्तों चार चिनार भी बोला जाता है, चार चिनार या फिर सॉरी, चार चिनार या फिर चार चिनारी के नाम से भी इसे जाना जाता है। और यहाँ पे दोस्तों चिनार के पेड़ उगते हैं, चिनार के जो है पेड़ उगते हैं, जिसकी वजह से ही इसे चार चिनारी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे चार चिनार या फिर चार चिनारी या फिर रूपा लंक या रोपा लंक भी इसको बोलते हैं, रोपा लंक या फिर रूपा लंक भी कहते हैं। तो ये सारे जो नाम है वो भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, जम्मू कश्मीर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, डल झील कहाँ पर है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, बी है कर्नाटक, सी है श्रीनगर कश्मीर, डी है झारखंड। तो डल झील आपके कहाँ पर है, तो ये भी है श्रीनगर कश्मीर में। ऑप्शन सी जो आप देख पा रहे होंगे ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, शिकारे क्या है। ऑप्शन ए में दिया गया एक प्रकार का घर है, लकड़ी की नाव है, प्यारा सा टापू है, या फिर इनमें से कोई नहीं। शिकारा जो है दोस्तों वो क्या है, लकड़ी की नाव है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है एक लकड़ी की नाव है जो मुख्यतः भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और श्रीनगर शहर के डल झील में जो है ये प्रयोग में लाई जाती है, क्या, शिकारा। अब यहाँ पे देख भी सकते हैं एनसीईआरटी की जो लाइन है, शाम को हम सब डल झील घूमने गए, वहां हमने एक हाउस बोट देखी, शिकारे में बैठे कुछ बच्चों ने चप्पू भी चलाया, चारों तरफ नीले नीले पहाड़ और बीच में चार चिनारे। तो चार चिनारे से क्वेश्चन करे या फिर आपका डल झील से क्वेश्चन करे, शिकारा जो है ये सब आपके जम्मू कश्मीर में। खजूरी के जो वृक्ष है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो वो राजस्थान में पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये बहुत बार जो है आपसे पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो मैं बता रही हूँ आप लोग ध्यान देते हुए चलेगा, राजस्थान में है। अब यहाँ पे एनसीईआरटी में जो मेंशन किया गया आप देख सकते हैं, खेजड़ी के बारे में जो बताया गया, खेजड़ी ये पेड़ जो है रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है, इसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। इसकी लाइन, एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपको ऑप्शन में उठाकर दे देगा। अब इसमें क्या है कि खेजड़ी के बारे में कौन सी विशेषता नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन कर देगा कि खेजड़ी, इसमें से कौन सी खेजड़ी की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट में ए में मान लीजिए दे दीजिए, इसे जो है पानी की जरूरत नहीं होती है। और यहाँ पे जो लाइन है एनसीईआरटी की कि इसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है, ऑप्शन में दे देगा कि इसे जो है पानी की ज्यादा जरूरत होती है। वो थोड़ा सा चेंज करेगा और वहां पे आप जो है मिस्टेक कर जाएंगे। इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है, ये आपको दे देगा, सीधा उठाकर दिया भी है। इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता है, अब दे देगा कि इसकी लकड़ी को कीड़ा बहुत जल्दी लग जाता है। तो आपको यहाँ पे लाइन बाय लाइन ध्यान देना है। इसी तरह अगर आप देखेंगे 7 जुलाई को जो आपका एग्जाम हुआ था, उससे पहले 21 जनवरी को जो आपका एग्जाम हुआ था, उसमें देखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं।
अब यहाँ पे इस पेड़ की छाल जो है दवा के काम आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता है। इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। इसकी पत्तियां वहां पर रहने वाले जानवर खाते हैं और इसकी छाया में तुम जैसे बहुत से बच्चे खेलते भी हैं। तो ये खेजड़ी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन करेगा ना तो इतना जो आपकी जो लाइन दी गई है इससे बाहर आपका एक पॉइंट भी नहीं बनेगा। सीटेट की ये क्वालिटी कह ले या जो भी कह ले, जो क्वेश्चन वो उठाता अपने सिलेबस के अंदर ही और जो एनसीईआरटी बेस्ड है उसके बाहर से क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो आप इतना पढ़ लेंगे, अगर मान लीजिए खेजड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहा है तो आपका गलत नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार जो है आपसे पूछा गया है। आरटीई अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन ए में दिया गया है 2000 या फिर 2005 में या फिर 2007 में या फिर 2009 में। तो ये आरटीई अधिनियम जो है 2009 में पारित किया गया। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। अब यहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी का पेज देख लेते हैं। यहाँ पे जो आरटीई से रिलेटेड जो डिटेल दिया गया है, क्या है आरटीई अधिनियम 2009। यह जो है 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। कौन? आरटीई एक्ट 2009। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, मधुमक्खी पालने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? मधुमक्खी का पालने का जो अच्छा समय है वो कौन सा, ये पूछा गया। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। अगर जो आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ था 23-24 शिफ्टों में, उसमें भी अगर आप देखेंगे, इसमें भी अभी और मधुमक्खी से रिलेटेड अभी आपका जो 7 जुलाई 21 जनवरी को जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें भी मधुमक्खी से क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बारे में मैंने एक वीडियो 4-5 मिनट की वीडियो होगी, उसके बारे में मैंने पूरा डिटेल उस क्वेश्चन को भी लिया है और उसके बारे में पूरा डिटेल बताया भी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मधुमक्खी पालने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो अक्टूबर से दिसंबर है या फिर अक्टूबर से नवंबर है या फिर दिसंबर से जनवरी या फिर जनवरी से मार्च है। तो मधुमक्खी पालने का जो सबसे अच्छा तरीका है ना वो अक्टूबर से दिसंबर है। फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है यही आपका करेक्ट हो जाएगा, अक्टूबर से दिसंबर। ठीक है, ए वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अभी जो है हम इससे रिलेटेड पूरी जानकारी लेंगे मधुमक्खी से। शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं, नर मधुमक्खी ढूंढती हैं या फिर मादा मधुमक्खी या फिर काम करने वाली मधुमक्खी या फिर इनमें से सभी? तो शहद के लिए फूलों का रस जो ढूंढती है ना वो काम करने वाली मधुमक्खियां ढूंढती हैं। सी वाला जो ऑप्शन है इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो अगला आप देख सकते हैं जो एनसीईआरटी का पेज है, मैंने सोचा कि मैंने ये भी काम कर लूं, तब मैंने गांव में मधुमक्खी पालने के लिए एक सरकारी कोर्स भी भाग लिया। कोर्स में भाग लेने वालों में अकेली लड़की थी। ट्रेनिंग में मुझे पता चला कि अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जो होता है यही होता है। कौन सा? अक्टूबर से दिसंबर का। और यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट भी हुआ है और इससे रिलेटेड जो है आपको पूरी जानकारी लेना यहाँ पे दोस्तों बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो हर क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो मधुमक्खी से रिलेटेड यहाँ पे आप पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं। हर छत्ते में जो है एक रानी मक्खी होती है, हर छत्ते में जो है एक रानी मक्खी होती है और छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती हैं। छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मक्खियां भी होती हैं। ये दिन भर जो है काम करती हैं। जो काम करने वाली मक्खियां होती हैं वो दिन भर काम करती हैं। शहद के लिए फूलों का रस भी वही ढूंढती हैं जो अभी आपने क्वेश्चन में देखा होगा। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वो एक तरह का नाच भी करती है, जिससे दूसरी जो मक्खियां हैं उनको पता चल जाता है कि रस कहाँ पे है। वे रस जो है शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम इन्हीं का होता है, जो काम करने वाली मधुमक्खियां होती हैं, और बच्चों को पालने का भी। ये ना हो तो छत्ता नहीं बनेगा और नहीं शहद इकट्ठा होगा। और शहद के बिना जो है छत्ते की सारी मधुमक्खियां भूखी ही रह जाती हैं। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करती है। और यहाँ पे ये था आपके नर मक्खी को लेकर के, मादा मधुमक्खियों को लेकर के और जो काम करने वाली है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे जो आपके मधुमक्खियों की तरह जो है चींटियां भी मिलजुल कर ही रहती हैं। यहाँ पे पूछा जाता है समूह के बारे में कि कई बार ऐसे क्वेश्चन किया जाता है कि इनमें से कौन से जो है समूह में नहीं रहते हैं। तो जो मधुमक्खियों की तरह जो है चींटियां भी मिलजुल कर ही रहती हैं। सभी चींटियों का काम बटा होता है। रानी चींटी जो है रानी चींटी जो है वो अंडे देती है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रानी चींटी जो है वो अंडे देती है। सिपाही चींटी जो है वो ये जो है बिल का ध्यान रखती है। और काम करने वाली चींटियां जो है भोजन ढूंढ कर बिल तक लाती हैं। और दीमक ततैया जो इस तरह समूह में रहते हैं, अगर दीमक की बात कर लें या फिर ततैया की बात कर लें, मधुमक्खी है, ये सब जो है यहाँ पे ये सब समूह में रहने वाले हैं। इसमें से कोई एक ऑप्शन अलग दे देगा कि इसमें से कौन से समूह में नहीं रहते हैं। तो आपको ये एनसीईआरटी की पूरी लाइन है दीमक ततैया, अभी हम लोग उसे भी देख लेंगे यहाँ पे। फिलहाल अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, कौन सी चींटी बिल का ध्यान रखती है? तो अभी मैंने आपको बताया है चींटियों से रिलेटेड, मधुमक्खियों से रिलेटेड पूरा डिटेल, तो आप लोग अपने आंसर करिएगा। कौन सी चींटी जो है बिल का ध्यान रखती है? रानी चींटी ध्यान रखती है या फिर सिपाही चींटी या फिर काम करने वाली चींटियां? उपरोक्त सभी। तो कौन सी? सिपाही चींटी जो है बिल का ध्यान रखती है। तो बी वाला जो ऑप्शन है ना ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन समूह में नहीं रहते हैं? देखिए क्वेश्चन पूछ दिया
और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है आपसे। तो मधुमक्खी आपने देखा ये समूह में रहती हैं, दीमक भी रहते हैं, ततैया भी रहती है, मकड़ी जो है समूह में नहीं रहती है। तो आपका यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें नहीं ही पूछा है। जो नहीं पूछा है तो नहीं ही बताना है, तो मकड़ी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं एनसीईआरटी की जो लाइन है, मधुमक्खियों की तरह चींटियां भी जो है मिलजुल कर रहती हैं, सभी चींटियों का काम बटा होता है, रानी चींटियां जो है अंडे देती है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये लाइन, आप लोग कहीं नोट कर सकते हैं। सिपाही चींटी जो है बिल का ध्यान रखती हैं और काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। दीमक और ततैया भी इसी तरह से समूह में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ढोकला चटनी नींबू वाले चावल कहाँ के लोग खाते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और क्वेश्चन आपके सीटेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार रिपीट हुए हैं। और अगर आप 7 जुलाई का जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया है उसको भी देख लीजिए, 21 जनवरी का जो पेपर है उसको भी मैंने सॉल्व करवाया। जो प्रीवियस ईयर जितने क्वेश्चन है आप लोग जितना सॉल्व करेंगे ना आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। तो ढोकला चटनी नींबू वाले चावल कहाँ के लोग खाते हैं, तो ये गुजरात के लोग खाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट ही इसमें करेक्ट हो जाएगा। इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। मलयालम में वलियम्मा किसे कहते हैं, माँ की माँ को या फिर माँ की बड़ी बहन को या फिर पिता की बड़ी बहन को या फिर पिता की माँ को। तो मलयालम में जो वलियम्मा है ना वो माँ की बड़ी बहन को कहते हैं। अगर यही अम्मू माँ पूछे तो माँ की माँ को जो है अम्मू माँ कहते हैं, वलियम्मा पूछा है तो वो माँ की बड़ी बहन को कहेंगे। यहाँ पे वो भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं। मलयालम में अम्मू माँ किसे कहते हैं, तो अम्मू माँ जो कहते हैं वो माँ की माँ को जो है अम्मू माँ कहते हैं, वलियम्मा माँ की बड़ी बहन को कहते हैं। तो इसमें ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे उससे रिलेटेड एनसीईआरटी का पेज भी देख पा रहे होंगे। विभिन्न राज्यों की भाषा, पहनावे, भोजन और भूभागों के बारे में जानकारी इकट्ठी करने में बच्चों की मदद की जा सकती है। मलयालम में वलियम्मा माँ की बड़ी बहन को कहते हैं और अम्मू माँ जो है अपनी माँ की माँ को कहते हैं। तो ये आपका क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, केरल में उपयोग की जाने वाली फेरी क्या है। केरल में उपयोग की जाने वाली फेरी क्या है ये आपको बताना है। नाव है या फिर झूला या फिर गाड़ी या फिर पुल है। तो केरल में उपयोग की जाने वाली फेरी जो है वो क्या है, नाव है। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों जो आपने वल्लम क्या है एक प्रकार का क्या है, तो वल्लम से रिलेटेड क्वेश्चन किया जाता है, फेरी से रिलेटेड क्वेश्चन किया जाता है, वहीं झूले से रिलेटेड क्वेश्चन किया जाता है। तो इस सब के बारे में इससे पहले की क्लास जिन लोगों ने देखी होगी उनको पता होगा और जिन लोगों ने नहीं देखी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये एक प्रकार की क्या है, नाव है। अभी मैं ये सोच ही रही थी कि पानी के पार कैसे जाएंगे, तभी एक बड़ी सी नाव किनारे पर रुकी। अम्मा बोली लो फेरी आ गई। फेरी में से बहुत सारे लोग उतरे, स्कूल के बच्चे, औरतें, आदमी सभी अपना अपना सामान लिए थे। अम्मा ने बताया कि वहां पर पानी की दूसरी तरफ जाने के लिए केवल फेरी का ही देख पा रहे कर्णम मलेश्वरी कहाँ की रहने वाली है। ये क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा गया है। ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है केरल, बी है कर्नाटक, सी है आंध्र प्रदेश, डी है गुजरात। तो कर्णम मलेश्वरी जो है वो कहाँ की रहने वाली है, वो आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। इनके बारे में अभी पूरा डिटेल हम लोग एनसीईआरटी की पेज पर देखेंगे। कर्णम मलेश्वरी एक बार में कितने किलोग्राम वजन उठा लेती हैं, 100 किलोग्राम या फिर 120 किलोग्राम या फिर 130 या फिर 150 किलोग्राम। तो ये जो है 130 किलोग्राम का वजन जो है एक बार में उठा लेती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्णम मलेश्वरी ने भारत के बाहर कितने मेडल जीते हैं। तो इन्होंने कितने मेडल जीते हैं, 29 मेडल इन्होंने भारत के बाहर जीते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे एनसीईआरटी का पेज देख सकते हैं, इसमें जो लाइन बताई गई इनके बारे में दोस्तों, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है। क्या तुमने अखबार में इनके बारे में पढ़ा है, कर्णम मलेश्वरी एक वेट लिफ्टर है। ये भी ऑप्शन में दे देता है, क्या वे एक लिफ्टर है या वेट लिफ्टर की जगह कुछ अदर दे देगा। तो आपको ये ध्यान देना है, ये क्या है, एक वेट लिफ्टर है। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। जब ये 12 साल की थी तभी से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अब ऑप्शन में क्या कर देगा, दे देगा कि जब ये 15 साल की थी तभी से वजन उठाना स्टार्ट किया। तो ये ध्यान दीजिएगा, जब ये 12 साल की थी तभी से उन्होंने वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अब वे एक बार में 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं। कितना, 130 किलोग्राम तक। कर्णम ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। उनकी 4 बहनें भी रोज वजन उठाने का अभ्यास करती हैं। तो ये जो इनसे रिलेटेड पॉइंट्स यहाँ पे लाइन बाय लाइन दिया है ना, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर यहाँ से क्वेश्चन उठाता है, ये क्वेश्चन यहाँ से उठाया भी गया, बहुत बार पूछा गया है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। फूलों की घाटी जो है वो कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में या फिर झारखंड में या फिर पश्चिम बंगाल में या फिर मध्य प्रदेश में। तो फूलों की घाटी जो है वो दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन ए जो है यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मधुबनी चित्रकारी कहाँ की जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है आपका।
मधुबनी से चित्र मधुबनी से आपका क्वेश्चन कई बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर में भी, तो ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो आपके सारे क्वेश्चन ही हैं जो आपके पूछे जाते रहे हैं प्रीवियस ईयर, आप देखेंगे उठा के, जहां से बार बार सीटेड क्वेश्चन उठा रहा है, रिपीट कर रहा है उन सारे क्वेश्चन को। तो आपको इसमें ये नहीं देखना है कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है। हाँ ये है कि जो बहुत ज्यादा जहां से क्वेश्चन उठा रहा है, बार बार पूछे जा रहे हैं, तो उसको मैं बता दे रही हूँ कि हाँ यहाँ से कई बार जो है पूछा गया है। फिलहाल जो क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एनसीईआरटी का पेज है वो आपके लिए पूरा इंपॉर्टेंट है, लाइन बाय लाइन जो है आप लोग पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, आप अच्छे से जो है ईवीएस में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो मधुबनी चित्रकारी जो है वो कहाँ की है, तो दोस्तों ये है बिहार की। तो डी वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ एनसीईआरटी का जो पेज है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ दिखाए गए डिजाइन को मधुबनी कहते हैं। ये आप डिजाइन देख सकते हैं। यह चित्रकला बहुत पुरानी है, पता इस चित्रकला का नाम मधुबनी क्यों पड़ा? बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है। त्योहारों और खुशी के मौकों पर वहां घर की दीवारों पर और आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। ये चित्र पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। तो ये भी आपके ऑप्शन में दे देता है, ये चित्र जो है पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर जो है बनाए जाते हैं। ये भी पॉइंट आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कचनार के फूलों की सब्जी कहाँ के लोगों को पसंद है? तो कचनार के फूलों की सब्जी कहाँ के लोगों को पसंद है? मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र या फिर बिहार? तो कचनार के फूलों की सब्जी कहाँ के लोग खाना पसंद करते हैं, यहाँ कहाँ के लोगों को पसंद है? तो ये उत्तर प्रदेश के लोगों को पसंद है। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वहीं केले के फूलों की सब्जी कहाँ के लोगों को खाना पसंद है? मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र या फिर केरल? तो केले के फूलों की सब्जी जो है कहाँ के लोगों को खाना पसंद है? तो केरल के। आप इससे ट्रिक भी लगा सकते हैं, क से केले, क से केरल जो है ये यहाँ पे इस चीज से भी आप ध्यान रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, सहजन के फूलों के पकौड़े कहाँ के लोग खाते हैं? सहजन के फूलों के पकौड़े कहाँ के लोग खाते हैं? तो ये है मध्य प्रदेश, बी है उत्तर प्रदेश, सी है महाराष्ट्र, डी है केरल। तो सहजन के फूलों के पकौड़े जो है वो कहाँ के लोग खाते हैं? तो ये खाते हैं महाराष्ट्र के लोग। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। अब जो एनसीईआरटी का पेज है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तुमने फूलों का कहाँ कहाँ इस्तेमाल देखा है? क्या तुम जानते हो फूल खाए भी जाते हैं, बहुत से फूलों की सब्जी बनती है। उत्तर प्रदेश में रहने वाली फिरोजा और नीलिमा को कचनार के फूलों की सब्जी बहुत पसंद है। कहाँ के? उत्तर प्रदेश में रहने वाले। और केरल की यामिनी अपनी अम्मा से केले के फूलों की सब्जी बनाने की फरमाइश करती है। कौन? केरल में। किसमें? केले की फूलों की सब्जी। महाराष्ट्र की ममता और ओमर को सहजन के फूलों के पकौड़े बहुत पसंद है। तो ये महाराष्ट्र में सहजन हो जाएगा। तो हम लोग देख चुके हैं, एनसीईआरटी की लाइन है आपके, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग पूरी लाइन यहाँ पे दोस्तों आपका एनसीईआरटी पूरा कवर हो जाएगा इस क्लास को ले लेंगे तो। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र के लिए मशहूर है? फर्स्ट दिया गया है यानी ए दिया गया है कन्नौज, बी है आगरा, सी है वाराणसी, डी है बिजनौर। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र के लिए मशहूर है? तो वो है कन्नौज। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे एनसीईआरटी का पेज आप लोग देख पा रहे होंगे, इसमें क्या मेंशन किया गया है। क्या तुमने कभी इत्र की शीशी खुलने पर उसकी खुशबू का मजा लिया है? क्या तुम जानते हो इत्र की एक छोटी सी शीशी भी बहुत सारे फूलों से बनती है? उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। यहाँ पर पास के इलाकों से ट्रकों में भर कर फूल लाए जाते हैं, फिर उनसे इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। इसको भी ध्यान दीजिएगा कि उनसे जो है इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। कन्नौज में इस काम में हजारों लोग लगे हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारें और फर्श को लिपा जाता है। उन्हें किस लिए लिपा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है यहाँ पे। और प्रैक्टिस सेट में आप देखेंगे तो गलत आंसर भी आपको बहुत दिखेगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना, जो एनसीईआरटी की लाइन है आपको उससे लेकर के चलना है। एनसीईआरटी का पेज हम लोग देखेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारें और फर्श को लिपा जाता है। उन्हें क्यों? कीटों को दूर रखने के लिए, या फिर चिकना और साफ बनाने के लिए, खुरदुरा बनाकर घर्षण बनाने के लिए, या फिर फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। आप लोग भी अपने आंसर करिए। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारें और फर्श को लिपा जाता है। उन्हें चिकना और साफ बनाने के लिए। आप बहुत जगह देखेंगे, बहुत सारे अभ्यर्थियों के ये भी कमेंट आ सकते हैं, लेकिन ये नहीं है। कीटों को दूर रखने के लिए जो है दीवारों और फर्श को जो लिपा जाता है ना, वो कीटों को दूर रखने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है यानी ए वाला ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप एनसीईआरटी का पेज देख सकते हैं। हम आसपास के घरों से गोबर ले आए, अम्मा ने उसे मिट्टी में मिलाया और जमीन पर लिपाई की, बिल्कुल वैसे ही जैसे वे पुराने घर में करती थी। अम्मा कहती थी इससे मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। देख सकते हैं आप एनसीईआरटी की पूरी लाइन है कि इसमें ऐसा करने से जो है मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है।
तो ये एनसीईआरटी की लाइन है। बाकी आप देखेंगे उसको प्रैक्टिस सेट में जो सॉल्व पेपर भी है, कई मैंने देखा है उसमें वो क्वेश्चन बहुत सारे अभ्यर्थियों के डाउट थे उसको लेकर के, तो उसमें गलत दिया है। जो आपका ये दिया गया है सेकंड ऑप्शन की चिकना और साफ बनाने के लिए, तो ये नहीं होगा, ये गलत आंसर है। कीटों को दो, एनसीईआरटी का पेज भी देखेंगे तो वृक्ष की लकड़ियों में दीमक और कीड़े नहीं लगते हैं। किसमें नहीं लगते हैं? कीकर में भी नहीं लगता है, नीम में भी नहीं लगता है, खेजड़ी में भी नहीं लगता है। इससे पहले अगर आपने क्वेश्चन देखा होगा तो उसमें भी खेजड़ी से रिलेटेड मैंने पूरा डिटेल बताया है। तो यहाँ पे कीकर, नीम, खेजड़ी तीनों हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी डी वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे एनसीईआरटी का जो पेज दिया गया है आप लोग देख सकते हैं। बस अब छत बनानी रहती थी, बाबा ने लकड़ी के फट्टे जोड़ जोड़ कर एक फ्रेम बनाया और उसे चारों दीवारों पर टिका दिया। लकड़ी को दीमक न लग जाए इसके लिए नीम और कीकर की लकड़ियां इस फ्रेम पर बिछा दी। अम्मा ने पुरानी बोरियां इस पर बिछाकर मिट्टी से लेप कर दिया। आसपास के ज्यादातर सभी घर ऐसे ही बने थे, पर मुझे अपना घर सबसे अच्छा लगता था, वह बिल्कुल हमारे पुराने घर जैसा जो था। तो आप देख सकते हैं दीमक न लग जाए इस वजह से जो है नीम और कीकर की लकड़ियां यूज हुई, और खेजड़ी में भी जो है, जो खेजड़ी का वृक्ष है उसकी लकड़ियों में भी जो है कीड़े नहीं लगते हैं। तो वहां पे उपयुक्त सभी जो है आंसर करेक्ट था। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन बच्चों के लिए मजेदार किस्से, कहानियां और पत्र लिखते हैं? इनमें से कौन जो है बच्चे के लिए मजेदार किस्से, कहानियां और पत्र लिखते हैं? विष्णु चालकर, या फिर गिजूभाई बधेका, या फिर संगीता अरोड़ा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कौन जो है बच्चों के लिए मजेदार किस्से, कहानियां और पत्र लिखते हैं? आप लोग भी अपने आंसर करिए। तो वो है गिजूभाई बधेका। बी वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे एनसीईआरटी का पेज आप देख सकते हैं। गिजूभाई बधेका गुजरात में रहते थे। ये भी पूछ सकता है ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये गुजरात के रहने वाले हैं। वे बच्चों के लिए मजेदार किस्से, कहानियां और पत्र लिखते थे। उनके द्वारा बच्चों को लिखे इस पत्र में आसपास के पक्षियों के बारे में बताया गया है। इस पत्र को पढ़ने के बाद बच्चों को अपने आसपास के पक्षियों को देखने के लिए प्रोत्साहित करें तथा उन पर चर्चा करें। तो आप देख सकते हैं गिजूभाई बधेका के बारे में। तो यहाँ पे दो ही क्वेश्चन पूछ सकता है कि गिजूभाई बधेका जो है वो कहाँ के थे? वो गुजरात के थे, और मजेदार जो है किस्से, कहानियां, पत्र लिखते थे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, कोयल अंडे कहाँ देती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। कोयल जो है अंडे कहाँ देती है? अपने घोंसले में, कौवे के घोंसले में, या फिर झाड़ियों में, या फिर सुनसान जगह पर? तो कोयल जो है एक बहुत चालाक पक्षी है, ये जो है कौवे के घोंसले में अंडे देती है। तो बी वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर, अगर आप देखेंगे तो बी जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया भी है, इधर जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे ये सारे पक्षियों से रिलेटेड है, और पक्षियों से रिलेटेड आपसे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इससे बाहर आपके नहीं जाएंगे। कौवा अपना घोंसला कहाँ बनाता है? तो कौवा जो है दोस्तों यहाँ पे कौवा अपना घोंसला कहाँ बनाता है? चील अपना घोंसला जो है कहाँ बनाता है? और गिद्ध अपना घोंसला। कौवा और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, कौवा, चील और गिद्ध, इनसे रिलेटेड जो है कौवा, चील और गिद्ध से रिलेटेड तीन क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। कौवा जो है अपना घोंसला कहाँ बनाता है? सबसे ऊंचे पेड़ पर, सबसे ऊंचे पेड़ की ऊंची डाल पर, पेड़ की ऊंची डाल पर, या फिर सुनसान जगह के पेड़ों पर? तो कौवा अगर पूछेगा तो कौवा अपना घोंसला पेड़ की ऊंची डाल पर बनाता है, तो सी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगर यही चील पूछ लेगा तो चील जब पूछेगा तो पेड़ की सबसे ऊंचे पेड़ की ऊंची डाल पर जो है चील हो जाएगा। अगर सुनसान जगह की बात हो जाए, गिद्ध की बात हो जाए, तो वो सुनसान जगह के पेड़ों पर जो है अपना घोंसला बनाता है। तो ये 3 हैं जो जिसमें आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, कौवा, चील और गिद्ध। तो ये इसका क्लियर हो गया। कौवा जो है अपना घोंसला कहाँ बनाता है? ये पेड़ की ऊंची डाल पर बनाता है। और यही चील पूछेगा तो सबसे ऊंचे पेड़ की ऊंची डाल पर जो है चील बनाता है, और सुनसान जगह के पेड़ों पर जो है गिद्ध बनाता है। अब अगला क्वेश्चन में यहाँ पे देख भी सकते हैं, चील जो है अपना घोंसला कहाँ बनाती है? सबसे ऊंचे पेड़ पर, ऑप्शन ए में दिया गया है। बी है ऊंचे पेड़ की ऊंची डाल पर, या फिर सी दिया गया है पेड़ की ऊंची डाल पर, डी दिया गया है सुनसान जगह के पेड़ों पर। तो चील अपना घोंसला कहाँ बनाती है? ऊंचे पेड़ की ऊंची डाल पर। तो बी वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ पे, गिद्ध अपना घोंसला कहाँ बनाता है? गिद्ध की बात करें तो ये सबसे ऊंचे पेड़ पर, या फिर ऊंचे पेड़ की ऊंची डाल पर, पेड़ की ऊंची डाल पर, या फिर सुनसान जगह के ऊंचे पेड़ों पर। तो जैसा कि मैंने बता ही दिया है, गिद्ध जो है अपना घोंसला सुनसान जगह के ऊंचे पेड़ पर जो है बनाता है। तो डी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये 3 क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ध्यान देना है इन तीनों को कि कौवा जो है अपना घोंसला पेड़ की ऊंची डाल पर बनाता है,
चील की बात हो तो ऊंचे पेड़ की ऊंची डाल हो जाएगा, और गिद्ध की बात हो तो सुनसान जगह के ऊंचे पेड़ पर। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, दार्जिन चिड़िया अपना घोंसला कैसे बनाती है। तो दार्जिन नाम से ही आप पकड़ सकते हैं, दार्जिन चिड़िया अपना घोंसला कैसे बनाती है। रुई और ऊनों से, लोहे के तार से, या फिर झाड़ियों से, या फिर अपनी चोंच से पत्तों को सी करके। तो वो जो है अपनी चोंच से पत्तों को सी करके अपना घोंसला बनाती है। तो डी वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसका डिटेल जो है अभी पूरा हम लोग एनसीईआरटी का जो पेज है देखेंगे, इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं। फाख्ता अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं। फाख्ता, इस फाख्ता से रिलेटेड भी आपका क्वेश्चन जो है बहुत बार रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कैक्टस के कांटों के बीच, मेहंदी की मेड़ में, सी है ऊंचे पेड़ों पर। तो फाख्ता जो है अपना घोंसला कैक्टस के कांटों के बीच और मेहंदी की मेड़ में बनाते, तो ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। ऊंचे पेड़ों पर नहीं, कैक्टस के कांटों के बीच और मेहंदी की मेड़ में। तो आप देखेंगे तो कैक्टस का जो देखेंगे वो भी जो है छोटा होता है, मेहंदी भी देखेंगे तो ऊंचे पेड़ पर नहीं होगा। तो ए और बी दोनों जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, शकरखोरा अपना घोंसला कैसे बनाते हैं। शकरखोरा जो है ये अपना घोंसला कैसे बनाते हैं, कपड़ों के चीथड़े से, या फिर मकड़ी के जाले से, या पेड़ की छाल के टुकड़े से, तो या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे शकरखोरा जो है अपना घोंसला कपड़े के चीथड़े से भी बनाते हैं, मकड़ी के जालों से भी बनाते हैं, और पेड़ की छाल के टुकड़े से भी बनाते हैं। तो ऑप्शन डी जो है उपरोक्त सभी ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौवा अपना घोंसला कैसे बनाते हैं। वो नरम घास से, या फिर लोहे के तार से, या फिर लकड़ी की शाखाएं से। तो ये जो है अपना घोंसला दोस्तों लोहे के तार और लकड़ी की शाखाओं से बनाते हैं। तो ए, बी और सी जो है दोनों करेक्ट होगा। तो आप ऑप्शन डी में देख सकते हैं, बी और सी दोनों ये करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप जो है इसका पूरा डिटेल देख सकते हैं इससे रिलेटेड। गोपाल भाई के घर वाली सड़क के किनारे बहुत सारे पत्थर हैं, इन पत्थरों के बीच काली जगह में कलचिड़ी इंडियन रोबिन, आप देख सकते हैं कलचिड़ी है, इसे इंडियन रोबिन के नाम से भी जाना जाता है, ने अंडे दिए। बच्चू भाई ने मुझे वह जगह दिखाई थी, मैंने दूरबीन से घोंसले में देखा। घोंसला घास से बना है, उसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा है। कलचिड़ी का घोंसला ऐसा ही होता है, आखिर उसके बच्चों को आरामदायक घर और बिस्तर चाहिए ना। कलचिड़ी कौवे जैसी नहीं है, कौवे के घोंसले में तो लोहे के तार, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो क्वेश्चन अभी आपने सॉल्व किया है, कौवे के घोंसले में जो है लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीजें भी होती हैं। कलचिड़ी के घोंसले में मैंने एक बच्चा भी देखा, वह जो है अपनी चोंच फाड़ कर बैठा था, उसकी चोंच अंदर से लाल थी। कुछ देर बाद कलचिड़ी कहीं से उड़कर आई और बच्चे के मुंह में कुछ रखा, शायद कुछ छोटे छोटे कीड़े होंगे। तब तक शाम हो गई, कलचिड़ी भी अब अपने बच्चों के साथ घोंसले में बैठ गई। अब इस पॉइंट को देखिएगा, क्या तुम जानते हो कोयल बहुत मीठा गाती है, आप कोयल को देख सकते हैं, पर क्या तुम्हें पता है वो अपना घोंसला बनाती नहीं है, ये अपना घोंसला जो है नहीं बनाती है, वो कौवे के घोंसले में अंडे दे देती है। कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी सीता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि कोयल जो है अंडे कहाँ देती है, अपने घोंसले में दे देगा या फिर कौवे के घोंसले में। तो कौवे के घोंसले में जो है ये अंडे देती है, एक तरह से चालाक पक्षी है। अगला जो दिया गया है, नजदीक में एक छोटा सा पेड़ है, उसकी एक डाल से घोंसला लटका हुआ है। पक्षियों में भी कितना अंतर है। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, आप देख सकते हैं जो लाइन अभी क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है, कौवा जो है पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, जबकि फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में। गौरैया जो है आमतौर पर घर में या आसपास दिखाई देती है, आपने देखा होगा अपने घर में भी जो है कभी कभी देखने को मिलता है घर के आसपास में। तो घोंसला बना लेती है अलमारी के ऊपर या फिर आईने के पीछे, घर की दीवार के आले में। कबूतर भी ऐसे ही अपना घोंसला बनाता है पुराने मकान या खंडहरों में। बसंत गौरी जो गर्मियों में टुक टुक करते रहते हैं, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखते हैं। कौन? बसंत गौरी की अगर बात आए, ये क्वेश्चन उठाया जाए तो ये जो टुक टुक करते हैं पेड़ के तने में गहरे छेद बनाकर उसमें अंडे रखते हैं। ये दार्जिन चिड़िया आप देख सकते हैं, ये जो अपने चोंच से पत्तों को सीलकर जो है अपना घोंसला बनाती है। दार्जिन चिड़िया का तो जैसे नाम वैसा काम, वो अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच में बनी थैलों को अंडे देने के लिए तैयार करती है, यही है उसका घोंसला। अब यहाँ पे अगला पॉइंट आप देख सकते हैं जो दिया गया है, शकरखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। उसी शाम हमने एक डाल से टंगा शकरखोरा का घोंसला देखा। क्या तुम जानते हो कि यह घोंसला किन चीजों से बनता है? घोंसले में बाल, बारीक घास, पतली टहनियां, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों की चीथड़े होते हैं। यहाँ तक कि मकड़ी के जाले भी होते हैं। तो ये है शकरखोरा, आप देख सकते हैं इनका घोंसला जो है कैसे कैसे बनता है। तो इसमें से ऑप्शन में आपको दे सकता है, जैसा कि मैंने क्वेश्चन करवाया है अभी। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे यहाँ पे,
ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम वीवर पक्षी के बारे में ये बात जानते हो, सभी नर वीवर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं। मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो उसे सबसे अच्छा लगता है उसमें वही वह अंडे देती है। ये दोस्तों आपका 7 जुलाई को और 21 जनवरी को आपका जो सीटेट का पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इसमें सीधी यही लाइन दिया है पूरा टोटल। अगर आपको मैंने सॉल्व भी करवाया उस क्वेश्चन को, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। जो 7 जुलाई का जो क्वेश्चन पूछा गया ईवीएस का और 21 जनवरी को जो पूछा गया, सभी क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करवाया। अगर आप देखना चाहें उसे देख सकते हैं। यहाँ पे सभी नर वीवर पक्षी जो है सीधी यही पूरी लाइन उठाकर दिया है और इसमें से पूछा है कि वो कौन सा पक्षी है। तो वो कौन सा पक्षी है? वो वीवर पक्षी है। इसमें जो नर वीवर पक्षी होता है वो अपने घोंसले बनाते हैं। जो मादा वीवर पक्षी होती है उन सभी घोंसलों को देखती है, उसमें से जो सबसे अच्छा घोंसला उसको लगता है उसी में जो है वो अंडे देती है। और यही पूरी टोटल जो है आपका जो है क्वेश्चन जो है यही था। और उसमें से पूछा था कि वो कौन सा पक्षी है, तो वो वीवर पक्षी था। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन पक्षियों के दुश्मन है जो इनके अंडे चुरा लेते हैं? कौवे या फिर गिलहरी या फिर चूहा बिल्ली, उपरोक्त सभी। तो कौन पक्षियों के दुश्मन है जो अंडे चुरा लेते हैं? तो कौवे भी हैं, गिलहरी भी हैं, चूहा बिल्ली भी है, ये सभी जो है अंडे चुरा लेते हैं। तो उपयुक्त सभी जो हो जाएगा, डी वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे एनसीईआरटी का जो पेज है वो देख सकते हैं। आजकल सब पक्षी बहुत व्यस्त हैं। घोंसले बनाना और अंडे देना ये तो पहला कदम है। बड़ी मेहनत से बनाए गए घोंसले में बच्चों को ठीक से पालकर बड़ा करना बहुत मुश्किल काम होता है। पक्षियों के कई दुश्मन हैं, मनुष्य और दूसरे जानवर भी। कौवे, गिलहरी, बिल्ली और चूहे मौका देखते ही अंडे चुरा लेते हैं, कई बार घोंसले को भी तोड़ देते हैं। तो आप देख। तो दोस्तों ये था आज का सीटेट ईवीएस का मैराथन क्लास। आई होप कि आप सभी को क्लास इंपॉर्टेंट लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर ज़रा भी लगा होगा दोस्तों कि विजडम मास्टर की तरफ से, हमारी तरफ से आपके लिए कुछ मेहनत की गई है, तो प्लीज़ इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, जहाँ जहाँ भी आप कर सकते हैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है ज़रूर करिएगा। और जितने भी लोग आप लोग इस क्लास को देख रहे हैं, आप लोग प्लीज़ विजडम मास्टर चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो इतना कर दीजिएगा। प्लीज़ विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि कुछ टॉपिक इसमें से छूट रहा है, वैसे मैंने पूरी कोशिश की है पूरा जो एनसीईआरटी है कवर करने की, फिर भी लग रहा होगा मैं फिर से चेक करूँगी। जहाँ जहाँ कुछ चीज़ें अगर लगेगा कि हाँ आपको इसकी ज़रूरत है तो मैं इसका पार्ट 2 भी दे दूंगी। जिस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन का जो लेवल है थोड़ा बढ़ाया जा रहा है। तो अगर मुझे जहाँ लगेगा, जहाँ जहाँ पे कुछ चीज़ें आपको और इसमें ऐड की जाए तो मैं इसका पार्ट 2 भी दे दूंगी। बाकी अगर आपको लग रहा होगा कि हाँ ये टॉपिक है मैम, ये नहीं समझ में आ रहा है ये चीज़ें, तो आप लोग बिल्कुल जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही मैप से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपका 1 से 2 क्वेश्चन आता ही है, तो मैप का मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, उसकी मैं अलग से क्लास दे दूंगी। मैप की हुई जो नृत्य से, संगीत से रिलेटेड आपका पूछा जाता है किसी भी स्टेट का कौन सा संगीत है, कौन सा नृत्य, इस तरह करके, तो वो भी जो इस तरह के छोटे छोटे हैं ना, वो जो एनसीईआरटी से अलग है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, उनसे हट के कुछ क्वेश्चन पूछ देता है, तो उनकी मैं अलग से वीडियो 5 मिनट की, 6 मिनट की इस तरह से दे दूंगी। आप लोग उससे देख लीजिएगा, जो भी चीज़ें हैं उससे कवर हो जाएंगी। बाकी जो भी आपके मन में होगा इससे रिलेटेड दोस्तों, आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपको अगर लगेगा कि जो चीज़ें आपको चाहिए तो बिल्कुल आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बिल्कुल बता सकते हैं। मैं आपकी पूरी हेल्प यहाँ से विजडम मास्टर की तरफ से आपको पूरी हेल्प मिलेगी इससे रिलेटेड। सारी चीज़ें फ्री में, बिल्कुल कोई भी यहाँ पे वाला मामला नहीं है। जो कुछ भी आप कहेंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में, आपकी सभी चीज़ों का जो प्रॉब्लम है उसका समाधान किया जाएगा, उसका रिप्लाई किया जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल जो भी चीज़ें आपको लग रही होंगी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस आज की इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और सीटेट के एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर करके आइएगा। थैंक यू।